स्टील की क्वांटिटी को एस्टिमेशन को कंटिन्यू रखेंगे। और किन किन चीज़ों की स्टील क्वांटिटी एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे, एक हमारे पास जो फुटिंग बीम है उसमें स्टील की क्वांटिटी एस्टिमेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलम्स में स्टील की क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसके बाद स्लैब के नीचे जो बीम्स लगी हुई है और उसके बाद स्लैब। तो हमारे पास आज का टास्क जो है वो ये है कि हम स्टील की क्वांटिटी एस्टिमेशन पढ़ेंगे इन बीम्स कॉलम्स एंड स्लैब्स। तो शुरू करते हैं फुटिंग बीम से। तो फुटिंग बीम हमारे पास कौन सी बीम है, फुटिंग बीम हमारे पास ये जो कंटिन्यूस फुटिंग है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फाउंडेशन के ऊपर ये जो बीम लगा हुआ है जिसको लिखा गया है फाउंडेशन बीम, यहाँ पे इस फाउंडेशन बीम की ये लॉन्ग सेक्शन है ना, और ये उसकी साइड व्यू है, लॉन्ग सेक्शन सॉरी साइड व्यू इसकी ये है लॉन्ग सेक्शन। तो इसमें हमारे पास अगर इसके ऊपर यहाँ पे कट्टा आप लगाए तो आपको आपके पास ये जो बीम है ये इस बीम की जो रीइंफोर्समेंट वगैरह वो आपको इस तरह से नजर आएंगे। ये नीचे 9 इंच का जो है ये वही सेम, ये 9 इंच का जो है ये फुटिंग है, और इसके ऊपर ये जो है ये उसका ऊपर ये बीम लगा हुआ है। तो इस बीम के डिटेल्स को अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये डिटेल्स गिवन है कि इसमें 4 जो बार्स लगे हुए हैं 3/4 इंच डायमीटर के, वो 4 बार्स नीचे लगे हुए हैं, और इसी तरह 4 बार्स जो है यहाँ पे देखिए 3/4 इंच डायमीटर के 4 बार्स जो है ये ऊपर लगे हुए। इसका मतलब ये है कि टोटल बार्स हमारे पास 8 बार्स लगे हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स। और ये जो टाई स्ट्रिप्स है, एक होती है स्ट्रिप्स और एक होती है टाइज, दोनों सेम ही चीजें हैं लेकिन सिर्फ नाम में फर्क है। अगर कॉलम के केस में हो तो जो रिंग्स लगे होते हैं रिंग्स, तो कॉलम के केस में रिंग्स को कहा जाता है टाइज, कॉलम के केस में इसको कहा जाता है टाइज, और बीम के केस में इसको कहा जाता है स्ट्रिप्स। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रिप्स का नाम लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बीम की बात कर रहे हैं। तो बीम के केस में इसको कहा जाता है स्ट्रिप। और ये टाइज और स्ट्रिप है क्या चीज, ये जो रिइंफोर्समेंट बार्स के इर्द गिर्द जो है ये रिइंफोर्समेंट बार के इर्द गिर्द जिस तरह के रिंग्स लगे होते हैं, जिसको यूजुअली हम पश्तो या उर्दू में भी रिंग्स कहते हैं, इस तरह के जो रिंग्स होते हैं स्टील बार के, तो इसको कहा जाता है स्ट्रिप्स इन केस ऑफ बीम, और इसी को कहा जाता है टाइज इन केस ऑफ कॉलम। तो हमारे पास जो स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, तो स्ट्रिप्स जो है उसकी स्पेसिंग हमारे पास गिवन है कि 3/8 इंच की डायमीटर है, और स्पेसिंग जो है वो हमारे पास है एट द रेट 9 इंच सेंटर टू सेंटर। 9 इंच सेंटर टू सेंटर जो है ये हमारे पास दो स्ट्रिप्स के दरमियान स्पेसिंग है, और स्ट्रिप की जो डायमीटर है वो है 3/8 इंच। 3/8 इंच का मतलब ये है कि बार नंबर 3 से बनाया गया है। डायमेंशन जो है वो हमारे पास गिवन है कि इसकी विड्थ जो है ये 15 इंच है, और डेप्थ जो है ये 15 + 9 इंच, यानी टोटल डेप्थ जो है बीम का वो हमारे पास है 24 इंच। ठीक है, ये बात आप याद रखिए कि बीम का थोड़ा सा पोर्शन जो है ये फाउंडेशन में एम्बेडेड होता है, और बिल्कुल इसी तरह जो है स्लैब में भी बीम का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो एम्बेडेड होता है। यानी फर्ज करें अगर ये मैं एक स्लैब बनाऊं और इस स्लैब के नीचे यहाँ पे एक बीम लगा हुआ है इस तरह का, तो इस बीम के जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इसकी जो बीम के जो स्टेप्स होंगे यहाँ पे इसके रीइंफोर्समेंट बाहर हो गए, तो ये छोटा सा पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये स्लैब के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, इसको मोनोलिथिक बनाने के लिए, मोनोलिथिक मतलब यकजा, यानी एक क्योंकि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बने जो एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा कनेक्टेड हो। ठीक है, यकजा बनाने के लिए। अच्छा, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टील्स लगे हुए हैं फुटिंग बीम में, एक हमारे पास इसमें लगे हुए लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और एक इसमें लगे हुए हैं यानी अगर इस बीम की साइड व्यू, ये मेरे पास है साइड व्यू लॉन्ग सेक्शन, और ये मेरे पास इसकी है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में जो है मुझको ये टाइज नजर आएंगी और ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स नजर आएंगे ये, और ये इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रिप्स लगे हुए, सॉरी इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रिप्स लगे हुए ये मुझे नजर आएंगे, और इसकी लॉन्ग सेक्शन में जो है मुझे ये बार्स इस तरह से नजर आएंगे, और इसके ऊपर जो ये स्ट्रिप्स लगे हुए हैं वो मुझे इस तरह से नजर आएंगे कि ये उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। इन दो स्ट्रिप्स के दरमियान जो स्पेसिंग हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है कि इन दो स्ट्रिप्स के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है ये हमारे पास है 9 इंच सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास इनमें कौन कौन किस्म के बार्स है, दो किस्म के बार्स। इन बार्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल बार्स, और इन स्ट्रिप्स को कहा जाता है स्ट्रिप्स भी इसको कहा जाता है, इसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है, एक है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट क्योंकि ये
इन द एक्सिस ऑफ द बीम, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम, और एक ये है जो इसकी परपेंडिकुलर है, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो हमारे पास इसमें दो रीइंफोर्समेंट, एक लॉन्गिट्यूडिनल बार्स और एक ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, यानी जो स्ट्रिप्स हमारे पास लगे हुए हैं। तो फुटिंग बीम जो है, फुटिंग बीम जो है, अगर आप फुटिंग बीम ये फाउंडेशन की लेआउट पे हम चले जाए इसमें, तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो FB1 लिखा गया है, FB1 का मतलब ये है कि ये फुटिंग बीम 1, तो सब जगहों पे यही फुटिंग बीम 1 है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फुटिंग बीम 1 है, ये भी फुटिंग बीम 1, सब जगहों पे फुटिंग बीम 1 है। अब अगर इस बीम को मैं सेलेक्ट करूँ, जिस बीम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसी तरह इसका लेंथ और इसका लेंथ ये सेम होगा, तो इसको मैं 3 कंसिडर कर सकता हूँ कि मेरे पास 3 इस तरह का बीम, 3 इस तरह के बीम है जिसके लेंथ सेम है। और इसी तरह ये जो बीम है ये वाला, इसी तरह ये 2 3 4, इन 4 के लेंथ भी सेम है। तो हमारे पास जो तादाद है जिनकी सेम है लेंथ, तो हमारे पास कितनी है, तो इसको मैंने लिख दिया कि हमारे पास 3 इस तरह के बीम है जो जिसकी लेंथ सेम है, और 4 इस तरह के बीम है जिसकी लेंथ सेम है। इसके साथ ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी है कि लेंथ जो है ये 80.25 फीट है। ये 80.25 फीट जो है ये हमने क्यों लिखी हुई है, इस बीम की हम बात करें, इस वाले बीम की 1 2 और 3, तो इस एक बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, तो बीम जो है वो कॉलम के एक एंड से शुरू होगा और कॉलम के दूसरे एंड तक यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है ना, इस एंड के ऊपर यहाँ पे खत्म होगा। तो हमारे पास जो डायमेंशन गिवन है, अगर आप यहाँ पे इस डायमेंशन को देखें, ये गिवन है 79 फीट, ठीक है ना। ये डायमेंशन जो है आपके पास ड्राइंग में आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन में कोई लॉजिक नहीं है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं डायमेंशन को। आप इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए, या इन सब वैल्यूज को प्लस 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 प्लस, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये मेंशन है कि 79 फीट जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशन है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉलम टू द सेंटर ऑफ दिस वन। तो हमारे पास ये 79 फीट है, हमें तो जो डायमेंशन हमें चाहिए वो इस कॉलम के इस एंड से दूसरे कॉलम के एंड तक चाहिए, तो ये पोर्शन भी हमने इंक्लूड करना है। ये कॉलम जो है, इस कॉलम के डायमेंशंस कितने हैं, इस कॉलम के जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे हमारे पास मेंशन्ड है। इस C1 कॉलम के जो डायमेंशन है दैट इज 15 बाई 15 इंच, और C2 कॉलम जो है, ये C2 कॉलम, इसके डायमेंशन है 18 बाई 15 इंच। तो हमारे पास C2 कॉलम कहाँ पे लगे हुए हैं, ये बात याद रखिए कि C2 कॉलम जो है सिर्फ ये 4 जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कॉलम्स है, ये हमारे पास C2 के कॉलम्स है, और ये बाकी के जितने भी कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर C1 कॉलम। C1 कॉलम जो है ये 15 बाई 15 इंच है, यानी 15 इंच इस डायरेक्शन में भी, 15 इंच इस डायरेक्शन में भी। और ये जो C2 कॉलम है, जो इंस्पेक्शन से भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा इस कॉलम से, इसकी ये साइड जो है ये 15 इंच है, लेकिन ये वाला साइड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला साइड जो है ये 18 इंच है, ठीक है। तो अब हमें जो है टोटल जो लेंथ चाहिए यह है 79 फीट। 79 फीट के साथ हाफ ऑफ दिस कॉलम, तो 15 इंच कॉलम है, तो 7.5 इंच जो है ये इस साइड पे, और 7.5 इंच जो है ये इस साइड पे हमने ऐड करना है। तो 7.5 इंच प्लस 7.5 इंच इज इक्वल टू 15 इंच। तो 15 इंच जो है ये हमारे पास बराबर है 1.25 फीट का, और 1.25 फीट को अगर हम 79 से ऐड कर दे तो ये हमारे पास बन जाएगा 80.25 फीट। इज इट क्लियर? जी, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा? अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद जो दूसरा है जिसकी लेंथ हमने लिखी हुई है 31 फीट, तो ये 31 फीट की वैल्यू कहाँ से आई है? अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो डायमेंशन लिखी गई है ये हमारे पास है सेंटर ऑफ द वन एक्सटीरियर कॉलम टू द सेंटर ऑफ दिस एक्सटीरियर कॉलम, दिस इज 29 फीट 6 इंच। तो हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि ये C2 कॉलम है और ये डायमेंशन जो है इसका 18 इंच है, तो इसका मतलब ये है कि 9 इंच जो है इस साइड पे हमने ऐड करना है, और 9 इंच जो है ये इस साइड पे हमने ऐड करना है। टोटल हमने कितना ऐड करना है? 18 इंच। 18 इंच को फीट में कन्वर्ट कर ले तो कितना बनेगा? 1.5 फीट। तो 1.5 फीट प्लस 29.6 फीट इज इक्वल टू 31 फीट, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने ब्रैकेट में इसके साथ लिखी हुई है कि ये इसकी जो लेंथ है ये है 31 फीट। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये स्टेप दोबारा बताऊं? जी दोबारा बताऊं? जी सर। अच्छा चलिए ठीक है, बता देता हूं। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ड्राइंग में देखें तो हमारे पास ये जो डायमेंशन गिवन है, सेंटर ऑफ दिस कॉलम टू द सेंटर ऑफ दिस वन, दिस इज 29 फीट 6 इंच, and the dimension of this column in this particular direction is 18 inch, which means that we have to include half of the portion on this side
and half of the portion on this side. So half of the portion यानी half of the column dimension on this side is 9 inch. तो 9 inch on this side and 9 इंच ऑन दिस वन, तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 18 इंच। तो 18 इंच जो है ये रिपीट में हम कन्वर्ट कर ले तो ये हमारे पास कितना बनेगा 1.5 फीट। और हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर ये डायमेंशन गिवन है ये हमारे पास यहाँ पे देखिए दिस इज 29 फीट चेंज। 29 फीट चेंज का मतलब ये है कि 29 फीट 0.5 फीट। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 31। 31 की वैल्यू को यहाँ पे हमने इसलिए लिखा हुआ। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास जो नंबर ऑफ बीम्स है, अच्छा आपके सीआर को मैंने ड्राइंग जो है ये रार फाइल में सेंड कर दी है, वो आपके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है? यस सर। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें कि जिस तरह फुटिंग के केस में हमने डिस्कस किया नंबर, तो तादाद किस चीज़ की एस हमारे पास बीम्स की तादाद और ऊपर उसमें बार्स की तादाद। तो बीम की तादाद ये 3 और 4 की वैल्यू कहाँ से आई? बीम की तादाद की 3 और 4 वैल्यू ये हमने यहाँ से पिक की कि हम ऑटोकैड जो है ये लेटेस्ट वर्जन है 2017, दिस इज अ बिट हेवी तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, तो हमारे पास जो बीम है ये एक बीम ये हो गया, इसी तरह ये हो गया दूसरा बीम, ये हो गया तीसरा बीम। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो तादाद लिखी हुई है ये लिखी हुई है 3, ठीक है? और इसी तरह नीचे जो 4 लिखी तादाद है ये है 1 2 3 4, ये हो गया 4। नंबर ऑफ बार जो है ये हमारी वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से है कि 8 8 की वैल्यू, ये 8 8 की वैल्यू जो है ये हमारे पास गिवन डेटा है कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे that is 4 on the top side 4 on the bottom side, so the total number of bars are 8। तो 8 हमारे पास टोटल बार्स है कितने डायमीटर के 3/4 इंच डायमीटर के। 3/4 इंच डायमीटर का मतलब क्या है, कौन सा नंबर बार है? एनीवन? नंबर 3। नो, सोचे अगर 3/4 इंच जो है ये नंबर 3 बार है तो 3/8 कौन सा बार होगा? नंबर 6 बार है, ठीक है ना? 3/4 इंच जो है ये असल में नंबर 6 बार है, ठीक है? क्यों नंबर 6 बार है यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, अगर आपके पास नंबर 6 बार हो तो इसका मतलब ये है कि नंबर 6 बार का मतलब ये है कि 6 डिवाइड बाई 8 इंच जो है ये इसका डाया होगा। अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो दिस विल बी 3/4, 3/4 इंच पे ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि बार नंबर 6 है, ठीक है? अच्छा, हमारे पास जो स्ट्रिप्स की स्पेसिंग है वो भी गिवन है, तो ये 8 नंबर की तादाद जो है ये हमने यहाँ से पिक कर दी कि हमारे पास बार्स की तादाद जो है ये 8 8 है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं लेंथ के ऊपर। लेंथ का क्या मतलब है? लेंथ का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो बार्स लगे हुए हैं ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये जो रेड कलर के बार्स है जिसको एक बार को जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस बार की लेंथ जो है ये कितनी है? एक बार की लेंथ कितनी होगी? तो एक बार की लेंथ जो है अगर आप इसकी लॉन्ग सेक्शन व्यू में देखें, ये इस बार की हम बात करें कि इस बार की लेंथ कितनी होगी, तो इस टोटल लेंथ से अगर हम जो है ये क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट करें और इसके साथ ये हुक्स वगैरह को ऐड करें तो हमारे पास एक बार की लेंथ जो है ये आ जाएगी। किस तरह से हम फाइंड करेंगे? फार्मूला को देखें यहाँ पे, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखें लेंथ इज इक्वल टू 80.25। ये 80.25 की वैल्यू कहाँ से आई है हमारे पास? 80.25 जो है ये टोटल लेंथ है हमारे पास बीम की, ठीक है? तो टोटल लेंथ है हमारे पास बीम की, उससे हमने फिर माइनस किया हुआ है -2 टाइम्स एंड कवर। 2 टाइम्स एंड कवर क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि एक कवर इस साइड पे होगा और दूसरा कवर जो है यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन की लाइन लगाई हुई है। इसका मतलब ये है कि यानी जो दूसरा एंड इसके ऊपर इसके बाद भी कुछ पोर्शन है, तो जो दूसरा एंड होगा वहां पे भी ये बार जो है ये इस तरह से बेंड हुआ होगा, यानी इस तरह से। तो ये एक क्लियर कवर जो है ये इस साइड पे हो जाएगा और एक क्लियर कवर जो है ये इस साइड पे हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे होगा -2 टाइम्स एंड कवर। सर एंड कवर का क्या मतलब है सर? एंड कवर का? जी सर, जी जी जी। अच्छा, कंक्रीट में जो है इसको एंड कवर भी आप कह सकते हैं, इसको क्लियर कवर भी कह सकते हैं, इसको कंक्रीट कवर भी कह सकते हैं, क्लियर कवर। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अपने इर्द गिर्द जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारे पास फर्ज करे ये एक बीम है, तो इस बीम की जो रीइंफोर्समेंट होती है उसकी अंदर इस तरह से लगी होती है। रीइंफोर्समेंट जो है ये इस तरह इसके अंदर लगी होती है, इसके इर्द गिर्द थोड़े से कंक्रीट के पोर्शन को छोड़ा जाता है। इसी तरह कॉलम्स में भी, इसी तरह बीम्स में भी, इसी तरह फाउंडेशन में भी, इसी तरह स्लैब में भी। क्यों छोड़ा जाता है, ये कंक्रीट कवर क्यों दिया जाता है? उसका फायदा ये है कि अगर ये रीइंफोर्समेंट बार जो है ये एक्सटीरियर सरफेस पे हो, तो अगर एक्सटीरियर सरफेस पे हो तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है
उसकी वजह से उसको जंग लग सकता है, ठीक है। दूसरा ये यस कि सर। अगर आपके पास, तो इस रीइंफोर्समेंट बार को एनवायरमेंटल के इफेक्ट से बचाने के लिए, अब अगर आपके पास कंक्रीट ये इंतहाई जो है इस के साथ बिल्कुल लगाई गई हो और कंक्रीट में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए और कंक्रीट जो है वो वाटर को एक्सपोज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोरोजन का खतरा है, ठीक है। यस सर। तो यस सर। इससे सेफ्टी के लिए फाउंडेशन में भी, कॉलम में भी, बीम्स में भी और सेल्स में भी एक क्लियर कवर दिया जाता है। और वो कंक्रीट कवर जो है, जिसको हम क्लियर कवर भी कह सकते हैं, कंक्रीट कवर भी कह सकते हैं, सिर्फ कवर भी कह सकते हैं, उसकी जो यस वैल्यूज है सर। वो डिफरेंट है। बीम्स के लिए डिफरेंट है, स्लैब के लिए डिफरेंट है, कॉलम फुटिंग के लिए डिफरेंट है। और इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे इस ड्राइंग में हमारे पास मेंशनड है। जिस तरह मैंने बताया कि जनरल डिटेल में आपके पास ये लिख के जाते हैं कि आपके पास, यानी यहाँ पे ये मेंशन होगा। अच्छा ये देखिए, मिनिमम क्लियर कवर, तो मिनिमम क्लियर कवर जो है आपने कितना देना है, यस सर। फुटिंग के केस में 3 इंच का देना है। 3 इंच। और यूजुअली ये जो वैल्यूज लिखी गई है ये तकरीबन यस सर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है इन द वर्ल्ड ये फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तकरीबन यस सर। ऑलमोस्ट जितने भी कोड्स है ये वैल्यूज फॉलो करी, तो इसलिए कंक्रीट कवर दिया जाता है। इज इट क्लियर? यस। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा जी जी। सर इसकी क्या रीजन है कि अगर किसी बिल्डिंग में मतलब आग मतलब चल जाए तो अगर क्लियर कवर ज्यादा होगा तो फिर उसका नुकसान कम होगा, सर इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो रिइंफोर्समेंट बार है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है ना। आपके पास कंक्रीट जो है ये, आपके पास कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है ये मेनली किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कंक्रीट तो कंप्रेशन में अच्छा है, वो लोड ले लेगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसकी है ही नहीं। तो जो रिइंफोर्समेंट बार हम दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास टेंशन होगी उन टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम रिइंफोर्समेंट बार्स दे रहे हैं। अब जहाँ पे टेंशन है, जहाँ पे हमने रिइंफोर्समेंट बार दी हुई है, अगर वो भी एक्सपोज्ड है और उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो जिस बार को जिस पर्पस के लिए हमने लगाया हुआ है वो हमने एक्सपोज कर दिया किसी डैमेज को, किसी हैजर्ड को, तो इसका मतलब है कि हम खुद फेलियर को दावत दे रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए इसको कंक्रीट कवर दिया जाता था कि ये जितने भी इन्वायरमेंटल के इफेक्ट से, कोरोजन से बचाने के लिए, फायर के इफेक्ट से बचाने के लिए, इन सब से बचाने के लिए आप इसको कंक्रीट कवर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा ओके। दूसरा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुद भी सोचे, अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन व्यू है और ये कॉलम की हमारे पास लॉन्ग सेक्शन व्यू है, जिसको हम साइड व्यू से देख रहे हैं। अब अगर इस कॉलम के बिल्कुल एंड पे इसी तरह के जो टाइज लगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे इस पे टाइज यहाँ पे लगा दूं, इसके इर्द गिर्द कवर हो ही ना, और इसके ऊपर पर इस तरह के लोड आए, तो आपके ख्याल में क्या होगा, ये टाइज जो है ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जब लोड आएगा तो ये टाइज खुलेंगे या नहीं? यस सर, खुलेंगे सर। अगर इसके बजाय ये टाइज हम जो है थोड़े से अंदर प्रोवाइड करें, अब अगर इसके ऊपर कुछ लोड आए तो ये डायरेक्टली खुलेंगे नहीं, नो सर। तो द कॉलम विल बी इन मोर स्टेबल पोजीशन देन, ठीक है। तो इसलिए क्लियर कवर ये भी एक रीजन है उसमें क्लियर कवर देने में, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये इर्द गिर्द कॉलम के जो रिंग्स है, जो टाइज है, ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो क्लियर कवर के बाद इसके साथ लिखा हुआ है टू हुक्स 90 डिग्री हुक्स। टू हुक्स का क्या मतलब है, जिस तरह जिस तरह यहाँ पे हमारे साथ ये देखिए, इसमें लॉन्ग सेक्शन में नजर आ रहा है कि यहाँ पे इसके एंड पे आपने एक 90 डिग्री का हुक देना है। तो हाँ, ये हुक्स वगैरह, डेवलपमेंट लेंथ, स्लैब लेंथ, ये ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये भी आप पढ़ेंगे, या RCD 1 के कोर्स में आप पढ़ेंगे या RCD 2 के कोर्स में। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इन्होंने कौन से कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन ये आप इन डिटेल जो है इन दो कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। तो बहरहाल इसका, चले इसको फिर क्लास के एंड में इसके ऊपर थोड़ी सी जेनेरिक डिस्कशन कर लेंगे कि ये हुक्स वगैरह क्यों दिए जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ ड्राइंग्स को देख के यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का हुक है, तो इसका लेंथ भी हमने ऐड करना है। ये हुक हम देते क्यों है, इसके ऊपर एट द एंड ऑफ द लेक्चर थोड़ी सी जेनेरिक डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्स का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप लोगों के समझने के लिए कि यहाँ पे हुक्स क्यों दिए जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके हमारे पास 2 हुक्स होंगे, एक हुक जो है एक साइड पे, दूसरा हुक जो है ये दूसरे साइड पे, और ये 90 डिग्री का हुक है। तो यहाँ पे इसके साथ हमने लिखा हुआ है कि 2 हुक्स हमने ऐड करना है, 90 डिग्री का हुक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेप लेंथ। लेप लेंथ का क्या मतलब है? लेप लेंथ का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो है 80.25 फीट। तो 80.25 फीट जो है, इसका मतलब ये है 80.25 फीट। तो 80.25 फीट की आपको बार नहीं मिलेगी मार्केट से कि उसकी लेंथ जो है वो इतनी हो, 80.25 हो।
अगर आपको मिल भी जाए तो आप ट्रांसपोर्ट किस तरह करेंगे इस साइड तक, ठीक है ना। और यूजुअली जो बार्स मिलती है आपको मार्केट में तो 50 to 60 फीट के लेंथ में आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपको 90 फीट में भी मिल रही है तो फिर ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है लैब लेंथ का तो ठीक है। लेकिन अगर आपको 50 to 60 फीट की लेंथ में मिल रही है और यूजुअली मिलती भी इसी लेंथ में है, तो अब आप अगर आप देखें तो आप एक बार को यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, ये फर्ज करें 60 फीट हो गया, अब ये तो बार खत्म हो गया, अब आपने दूसरा बार इसके साथ अटैच करना है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उस दूसरा बार को थोड़ा बहुत इसके साथ ओवरलैप किया जाता है, तो इसको कहा जाता है लैब लेंथ। ये लैब लेंथ जो है ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपके पास इस बार में जो स्ट्रेसेस हो, इस बार में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, तो ये बार तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इस बार से ये स्ट्रेसेस हमने इस बार में मुंतकिल करना है, ये कंक्रीट के थ्रू मुंतकिल होंगे। तो इसके लिए हमने मिनिमम जो है एक लैब लेंथ देना होता है ताकि ये स्ट्रेसेस इस बार से इस बार में सेफली मुंतकिल हो सके, ठीक है ना। तो अब इस लैब लेंथ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब आपके पास हमारे पास ये एक पोर्शन जो है ये इजाफी बन गया। अब इस एक पोर्शन को लैब लेंथ हमने कितनी देनी है, लैब लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है ये यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास लैब स्प्लाइस इसको कहते हैं, ठीक है। तो लैब लेंथ हमारे पास कितनी होगी, लेंथ ऑफ लैब स्प्लाइस। तो अगर आपके पास बार डाया जो है ये आपके पास 3/4 इंच है, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ लैब स्प्लाइस है डेट विल बी 48 इंच। 48 इंच मींस आपके पास होगा 2 फीट, ठीक है ना। सॉरी 2 फीट नहीं, 4 फीट, 4 फीट सॉरी। तो आपके पास जो ओवरलैपिंग लेंथ होगा आपके पास होगा 4 फीट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यू 2 ऐड की हुई है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमने ऐड की हुई है। 2 हमने ऐड की हुई है, लेकिन ऐड करना चाहिए इसमें से इसमें ऐड करना चाहिए 4। तो हमारे पास लेंथ जो है ये 80.25 जो है ये हमारे पास हो गया टोटल लेंथ, माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। क्लियर कवर जो है ये हमारे पास बराबर है यहाँ पे ये बीम में जो क्लियर कवर है, यहाँ पे जेनेरिक स्पेसिफिकेशन में ये हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो क्लियर कवर होगा, मिनिमम क्लियर कवर इन केस ऑफ बीम, जो भी बीम हो आपके पास, चाहे फुटिंग में हो चाहे जहाँ पे भी हो, आपके पास मिनिमम क्लियर कवर जो होगा वो होगा 1.5 इंच, 1.5 इंच। 1.5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.125। दोनों साइड पे क्लियर कवर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ हुक। 90 डिग्री की हुक है, ये 0.9375 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है। अगर आप यहाँ पे जनरल स्पेसिफिकेशन में देखें तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि स्टैंडर्ड हुक्स। अब स्टैंडर्ड हुक्स में अगर आपके पास हुक जो है ये 90 डिग्री का हुक हो तो 90 डिग्री की हुक की ये लेंथ है ये आपके पास कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो b की क्या चीज़ है और c क्या चीज़ है। अगर हमारे पास बार की जो डायमीटर है वो है हमारे पास 3/4 इंच की, तो 3/4 इंच की बार डायमीटर के लिए b और c की वैल्यूज ये होंगी 4.5 इंच प्लस 9 इंच। लेकिन 4.5 जो है यहाँ पे आप देखिए कि 4.9 जो है दिस इज b/2, इसका मतलब है कि 4.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस सी पोर्शन, सी की वैल्यू कितनी है 9 इंच। ये देखिए सी की वैल्यू 9 इंच है 3/4 इंच डायमीटर के सामने, तो इसके साथ हम ऐड कर लेंगे प्लस 9 इंच। तो टोटल हमारे पास कितनी इंच बनेंगी, एक हुक की लेंथ जो है वो हमारे पास बन रही है 11.25 इंचेस। तो 11.25 इंचेस को अगर हम डिवाइड कर ले 12 से, इसका मतलब है कि फीट में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फीट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.9375। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने लिखी हुई है 0.9375, ये इस तरह से हमने कैलकुलेट की है कि आपके पास एक हुक की लेंथ कितनी होगी। इज इट क्लियर? यस सर। और इसके बाद ये है 4 फीट की लैब, तो इंटरप्रेस करें तो दिस इज द लेंथ ऑफ 1 बार। हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द बीम है वो है 80.25 फीट, और अगर आप यहाँ पे देखें वैल्यू को ये आ रही है 85 फीट। ये 85 फीट टोटल लेंथ ऑफ द बीम से एक बार की लेंथ ज्यादा आ रही है, ऐसा क्यों? एनीवन? बीम टोटल जो है ये 80.25 फीट का था, लेकिन एक बार की जो लेंथ है वो हमारे पास 85 लगभग आ रही है, ऐसा क्यों? सर इसमें वो हुक की लेंथ भी हमने कंसीडर किया सर हुआ लेप एग्जैक्टली असल में इसमें एक हुक भी आ गया। क्लियर कवर तो 1.5 इंच का था, लेकिन इसमें एक साइड पे भी हुक है, दूसरे साइड पे भी हुक है, लेप भी आ गया, तो इसलिए इसकी लेंथ जो है एक्चुअल जो बीम की लेंथ है उससे थोड़ी सी ज्यादा आ गई है, ठीक है।
यस तो इसी सर। तरह Yes, sir. अब इसी तरह अगर लेंथ जो है जिन बीम को हमने नाम दिया हुआ है फुटिंग बीम 2, जिसको लेंथ है 31 फीट, तो इसकी लेंथ इसकी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 31 फीट टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर प्लस 2 टाइम्स हुक्स। द लेंथ ऑफ हुक 0.94 की जगह, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम लिखते हैं 0.9375 जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो एंटर करें। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ हमने लेप लेंथ को ऐड नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये है 31 फीट। 31 फीट जो है ये हमारे पास बार्स मिल जाते हैं कंटिन्यू, तो हमें इसमें कटिंग की या लेप लेंथ की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी एक बार की लेंथ। बार की जो डाया है इस कॉलम में देखिए, डाया इन इंचेस, ब्रैकेट में इसके साथ इंच लिखा गया है। इसका मतलब है कि बाकी जितने यूनिट जो है वो हमारे पास असल में फीट में है, तो इसके साथ इसलिए ब्रैकेट में इंच लिखा गया है ताकि क्लियर हो। तो हमारे पास 3/4 इंच की जो है ये बार है, जो जिस तरह हमें ड्राइंग में बताया गया है। ये देखिए, थ्री बाई फोर इंच डायमीटर की बार है, तो 3/4 इंच मीन 0.75। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 0.75। अब इस 0.75 जो है ये एक बार की डायमीटर है। हमें चाहिए बार का एरिया, पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आर भी G25 जो सेल है, ये वाला सेल है जो हाईलाइटेड सेल आपको नजर आ रहा है, ये असल में डायमीटर है। तो डायमीटर डिवाइड बाई 2 हमारे पास आर हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये पावर 2 है, तो पाई आर स्क्वेयर, और आर ये डिवाइड 12 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 12 के ऊपर डिवाइड क्यों किया गया है? वो इसलिए कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास इंच में है, तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए, अब इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 डिवाइड बाई 12। तो ये फीट में आपके पास एक बार का जो एरिया है वो है 0.00306 स्क्वायर फुट। ठीक है ना, ये एक बार का एरिया है। कौन से बार का? बार नंबर 6 का। तो अब हम जो है क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगर किसी को समझ नहीं आई इस चीज़ की, तो एक मिनट में थोड़ा सा, अगर हमारे पास ये एक बार है जिसकी लेंथ हमारे पास है L, ठीक है, और इस बार की जो डायमीटर है एक सर्कुलर बार है, और इस बार की जो डायमीटर है, इस बार का जो एरिया है, सॉरी, इस बार का जो एरिया है, अगर हमें इस बार की स्टील क्वांटिटी चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वन बार हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लेंथ ऑफ दिस वन बार मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ दिस वन बार। लेकिन अब अगर हमारे पास जो है इस तरह के 8 बार्स है, जिस तरह हमारे केस में है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे पास 8 बार्स है, इसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए अगर इसके साथ हम नंबर ऑफ बार्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो सब बार्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इस तरह के हमारे पास बीम्स भी 4 है, 4 इस तरह के हमारे पास बीम्स भी है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ हमने नंबर ऑफ बीम्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है। कैपिटल बी मीन्स बीम्स, तो इसके साथ अगर हम बीम्स को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब ये कि अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, यानी sir. जिस तरह यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो है एरिया ऑफ बार, ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड सेल आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज एरिया ऑफ बार मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ वन बार। तो एक बार का वॉल्यूम होगा। अगर इसके साथ नंबर ऑफ बार्स को मल्टीप्लाई करें तो सब बार्स का वॉल्यूम आ जाएगा, और इसके साथ अगर बीम्स की तादाद को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। जी जी सर आपकी आवाज मिस आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही। डोंट नो, आवाज आप बाकी आप स्टूडेंट्स को आवाज सही आ सर रही है? हमें सही आ रही है सर। Yes, sir. आ सर रही इनको है नेट सर। इशू है। अच्छा, चलिए चलिए, बस ऑनलाइन क्लास में सर। इंटरनेट का कोई इशू, कोई ठीक हो जाएगी आपके पास, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो। अच्छा, तो इस तरह जो है हम स्टील की क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू किस चीज में है? ये क्यूबिक फीट में। ठीक है ना, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्टील। वॉल्यूम ऑफ स्टील हमें क्यों चाहिए? वॉल्यूम ऑफ स्टील को फाइंड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्टील को फाइंड करने के बाद हमारे पास जो यूनिट वेट बराबर होती है वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है, दिस एम्प्लीफाइज दैट वेट इज इक्वल टू गेमा इनटू वॉल्यूम। गेमा जो है, गेमा ऑफ स्टील जो है, ये हमारे पास नॉन क्वांटिटी है। यूनिट वेट ऑफ स्टील जो है, एक क्यूबिक फीट में इसकी वैल्यू कितनी है ये मुझे याद नहीं है, 2500 लगभग इस तरह की कुछ वैल्यू है मेरे ख्याल में। बहरहाल जो वैल्यू भी है आप इंटरनेट के ऊपर देख ले। और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई गेमा अगर हम कर ले तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी? वेट की।
वेट हमारे पास किस चीज़ में आएगा, पाउंड में। पाउंड में क्यों आएगा, क्योंकि गेमा को हमने पाउंड पर क्यूबिक फीट में पुट किया हुआ है और वॉल्यूम को भी हमने क्यूबिक फीट में फाइंड किया हुआ है। तो क्यूबिक फीट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास पाउंड में आ जाएगा। इस पाउंड्स को फिर हम केजी वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक केजी का जो कास्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगा। आप क्विंटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 क्विंटल जो है ये हमारे पास बराबर होगा 100 केजी का, तो आप वह क्विंटल में कन्वर्ट कर ले। तो आपके पास अगर फर्ज करें नंबर ऑफ क्विंटल आ रही है 9.63 और आपके पास मार्केट में एक क्विंटल 1 लाख रुपए का मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9.63 तो मतलब 9,63,000 रुपए हमारे टोटल कास्ट होगा स्टील का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ की हमने क्वांटिटी एस्टिमेट की। ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में हम बात करें कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है उसकी बीम्स की तादाद कितनी है, उसमें बार कितने लगे हुए हैं और एक बार की लेंथ कितनी होगी और उसकी हमारे पास स्टील की क्वांटिटी कितनी आएगी। अब इसके बाद इसमें हमारे पास स्ट्रेस भी लगे हुए हैं बीम में, जिस तरह मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि 2 बार्स लगे हुए हैं, एक जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है और एक उसके इर्द गिर्द जो रिंग्स लगे हुए हैं जिसको बीम्स के केस में हम स्ट्रिप बार्स कहते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रिप्स है वो कितने हैं, हमारे पास जो 2 पोर्शन है 80.25 फीट और 31 फीट, उसमें हमारे पास स्ट्रिप्स कितने, तो बीम की तादाद वही 3 और 4 है। और स्ट्रिप्स की तादाद हम किस तरह से फाइंड करेंगे, स्ट्रिप्स की तादाद को यहाँ पे आप देखें कि आपको ये नहीं बताया गया हुआ कि आपके पास जो स्ट्रिप्स है वो इतने हैं, बल्कि हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3/8 इंच की डायमीटर है और हमारे पास ये लगे हुए हैं 9 इंच सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह के लिए हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है वो है total length divide by center to center spacing plus 1. This is the formula for calculating the number of strips. तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो तो हमारे पास मौजूद है, जिस तरह इस केस में 80.25 फीट जो है ये हमारे पास एक बीम की लेंथ है, तो 80.25 फीट इज द टोटल लेंथ। और हमारे पास जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो हमारे पास गिवन है कि डेट इज 9 इंच और ये होगा +1। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस फार्मूला में आप देखें 80.25 फीट जो है ये हमारे पास हो गया टोटल लेंथ, 0.375 जो है ये कहाँ से ये वैल्यू, ये है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। माइक्रोफोन को ऑफ करें, जरा माइक्रोफोन को ऑफ करें। तो 9 इंच जो है ये हमारे पास है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो 9 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को फीट में लिख के तो 0.75 फीट और ये +1 जो है ये फार्मूला का है। एंटर प्रेस करें तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टेप्स, 108 स्टेप्स जो है ये हमें रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए। इस तरह यहाँ पे अगर आप वापस हम आ जाए इस बीम के ऊपर, तो एक बार का जो लेंथ था हमारे पास इतना आ रहा था, इसके नीचे भी इस तरह के बार लगा होगा। अब इसके ऊपर ये जो स्ट्रिप्स लगे हुए हैं ये, इन स्ट्रिप्स की कितनी तादाद हमारे पास आ रही है, इन स्ट्रिप की तादाद हमारे पास आ रही है 108 हमारे पास इसकी तादाद आ रही है। ठीक है, तो इस तरह इसके लिए 108 स्ट्रिप्स चाहिए, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को फाइंड करने के बाद अब एक स्ट्रिप की जो लेंथ है, तो एक स्ट्रिप की लेंथ को भी हमने कैलकुलेट करना है। एक स्ट्रिप की लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्ट्रिप्स होते हैं वो इस तरह के शक्ल में होते हैं। ठीक है, और इसके एंड के ऊपर ये 135 डिग्री के हुक्स भी दिए गए हैं, यानी जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये, तो ये हमारे पास है स्ट्रिप्स और इसके एक एंड और दूसरे एंड के ऊपर ये 135 डिग्री के हुक्स दिए गए हैं, तो ये 135 डिग्री के हुक्स भी है। तो अब इसकी लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ दिस हुक प्लस द लेंथ ऑफ दिस हुक, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। यानी मतलब ये है कि हमारे पास कितनी जो है स्ट्रेट स्टील बार चाहिए, कितनी लेंथ ऑफ स्टील बार चाहिए कि उसको हम बेंड करने के बाद इस शक्ल में ला सके, तो इस लेंथ को हमने कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ दिस बार। ठीक है, तो इस लेंथ ऑफ दिस बार को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें इस फार्मूला में तो अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें कर हम इस तरह करें कि 15 इंच एक 15 इंच और ये टोटल जब जो है ये है 24 इंच, तो 24 इंच प्लस 15 इंच प्लस 15 इंच प्लस 24 इंच माइनस क्लियर कवर ऑन दिस साइड ऑन दिस साइड ऑन दिस साइड ऑन दिस साइड माइनस द लेंथ ऑफ दीज बेंड्स plus the length of these hooks, this will be the total length of the bar. How can total length of the strip bar, how can we calculate it? Have a look. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है 15 माइनस 1.5 माइनस 1.5। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो है
इसकी जो विड्थ है ये है टोटल 15 इंच। तो इस 15 इंच से जो है अगर क्लियर कवर एक इस साइड पे क्लियर कवर, एक ये इस साइड पे क्लियर कवर, अगर ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये लेंथ बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये लेंथ बन जाएगा। तो ये है हमारे पास 15 से 1.5 इंच क्लियर जो है क्लियर कवर एक साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, और 1.5 इंच जो है क्लियर कवर दूसरे साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? 2 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि 15 इंच ये डायमेंशन भी है, इसी तरह 15 इंच जो है ये डायमेंशन भी है, तो 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद दूसरे पोर्शन पे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास है ये है 24। तो 24 हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 24 जो है ये वाला डायमेंशन है, यहाँ से लेके इन तक 24 इंच डायमेंशन है। अब इस 24 इंच में जो है एक क्लियर कवर ये मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, और एक क्लियर कवर जो है ये मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आप जरा अगर देखें गौर करें तो ये 24 से एक 3 इंच की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की हुई है, एक 1.5 इंच की। ये 3 इंच का जो क्लियर कवर है ये हमारे पास होगा बॉटम के साइड के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे जो है ये फुटिंग है, और फुटिंग में क्लियर कवर कितना दिया जाता है? 3 इंच का। ये हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स में मेंशन्ड है। ठीक है, ये कि फुटिंग में आपके पास क्लियर कवर जो होगा वो कितना होगा? मिनिमम कवर 3 इंच का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 3 इंच की एक वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की, और एक 1.5 इंच की जो ऊपर साइड होगा, वन 1.5 इंच की क्लियर कवर ये वाली। ठीक है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास एक ये वाला साइड होगा, एक ये साइड, इसी तरह दूसरा ये साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या चीज़ है? एक हुक लेंथ की, एक हुक हमारे पास कितने हुक्स इसमें लगे हुए हैं? 2 हुक्स है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक हुक की लेंथ हमारे पास कितनी है? एक हुक की लेंथ जो है ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगर आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे देखिए इन जनरल स्पेसिफिकेशन में कि अगर हमारे पास 135 डिग्री की हुक हो तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास होगी 6 टाइम्स डाया अप बार। डीबी मीन्स डाया अप बार। अच्छा, 135 डिग्री हुक और 90 डिग्री हुक और 180 डिग्री हुक, आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा। अगर पता ना भी है तो आपके पास अगर ये बार है, अगर इसको इस तरह से हम बेंड कर ले तो दिस इज 45 डिग्री ऑफ हुक। अगर ये हमारे पास बार इस तरह आ रही है और इस तरह हम बेंड कर ले तो दिस इज 90 डिग्री हुक। रिमेंबर डेट द एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास ये बार इस तरह आ रही है और इसको हम इस तरह से बेंड कर ले, ठीक है, इस तरह से, अब ये एंगल जो है ये हमारे पास कितनी बन रही है? ये एक्सटीरियर एंगल दिस इज 135 डिग्री। ठीक है, और अगर हमारे पास बार इस डायरेक्शन में आ रही है और हम बिल्कुल इसी तरह वापस बेंड कर दें तो इसका मतलब ये कि जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास इस डायरेक्शन से हमने प्रॉपर इस डायरेक्शन में बेंड कर दिया, सो द एंगल इज, हमने इसको 180 डिग्री के ऊपर बेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बेंड्स है, 40, 90, 135 एंड 180। तो 135 डिग्री की जो हुक है ये स्ट्रिप्स और टाइज में दिए जाते हैं। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है डेट इज 6 टाइम्स डाया बार। तो 6 टाइम्स डाया बार जो है ये हमारे पास होगा, तो डाया बार जो है ये हमारे पास कितनी है? डाया बार दिस इज नंबर 3 बार, यहाँ पे हमारे पास ये मेंशन है नंबर 3 बार। ये देखिए कि हमारे पास ये है 3/8 इंच। 3/8 इंच का मतलब है कि नंबर 3 बार है। तो 3 डिवाइड बाई 8 इंच को अगर आप 3 डिवाइड बाई 8 कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.375। और ये 6 की वैल्यू से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 6 टाइम्स डाया बार है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हुक्स है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू किस चीज़ की है? ये बात अगर आप इस बात को ज़रा आप समझे, अगर हमारे पास ये जो लेंस हमने ऐड किया है ना, ये हमने इस तरह ऐड किया कि ये हमें एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो बार है वो तो हमारे पास परफेक्टली रेक्टेंगुलर बेंड नहीं होता। तो हमारे पास इस तरह यहाँ पे एक सर्कुलर छोटा सा सर्कुलर आर्क बन जाता है, इस तरह एक छोटा सा सर्कुलर आर्क बन जाता है। अगर इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा जूम इन करके बनाऊं तो ये हमारे पास इस तरह का पोर्शन बन रहा है। ठीक है, दिस इज द जूम इन पोर्शन ऑफ दैट पोर्शन। तो हमारे पास जो एक्चुअल लेंस हमने कंसीडर किए हुए वो ये वाले लेंस है। अब इस लेंस को हमने ऐड किया हुआ है और इस लेंस को हमने ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर किया हुआ है। एक्चुअल में जो ये लेंथ है ये थोड़ा सा कम है उससे, तो इसके लिए हमने डिडक्शन करनी है। कितनी डिडक्शन करनी है? अगर आपके पास 45 डिग्री की बेंड हो, इफ द बेंड इज 45 डिग्री then the deduction will be 1 times the diameter of the bar. If the bend is 90 degree, then the reduction will be 2 times the diameter of the bar. If the bend is 135 degree, then the deduction will be 3 times the diameter of the bar. And if the bend is 180 degree,
then the deduction will be 4 times the diameter of the bar. ठीक है, 4 times the diameter of the bar. अब हमारे केस में ये वाला है 135 डिग्री की होके, तो डिडक्शन कितना करेंगे, 3 times डाया ऑफ बार. तो 3 times डाया ऑफ बार हमारे पास है 0.375 इंच. 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार हमने डिडक्शन करनी है. हमारे पास जो बेंड्स है वो कितनी है, 4 बेंड्स है. 4 बेंड्स क्यों है, 4 बेंड्स इसलिए है कि हमारे पास जो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इस 4 के बाद इस तरह हमने बेंड किया. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ बेंड्स आ गए, 4 नंबर ऑफ बेंड्स आ गए. तो 4 नंबर ऑफ बेंड्स 4 से मल्टीप्लाई कर ले. तो और इसको इन सब वैल्यूज को लास्ट में जो है ये 12 के ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है. 12 के ऊपर हमने इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये सारे वैल्यूज अगर आप देखें तो 15 इंच 24 इंच ये सारे हमने इंचेस में पुट किए हुए. तो सबसे लास्ट में जो है इसको 12 के ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू फीट में आएगी. अच्छा, दूसरा इन फार्मूला में ये बात आप याद रखें, जिस तरह क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल को आप लोगों ने समझाना है कि कौन सा अमल उसने पहले करना है, यानी उसने पहले एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने स्ट्रिक का निशान भी लगाया हुआ है. मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन से पहले होती है सब्ट्रैक्शन से, लेकिन इस चीज को मैंने इसलिए ब्रैकेट पे बंद किया हुआ है ताकि सॉफ्टवेयर ये समझे कि पहले मैंने इस ब्रैकेट के अमल को करना है, फिर इस ब्रैकेट के बाद इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इस तरह आप फार्मूला को जो है इनपुट करेंगे. तो हमारे पास लेंथ ऑफ 1 स्ट्रेट बार जो है इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताया जरा. नो सर. जो 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3 माइनस 1.5 है, जी, तो ये 1.5 तो वो तो क्लियर कवर है ना 3 इंच का. सर ये दूसरा 30 का समझ नहीं आई. अच्छा, 24 इंच जो है ये हमारे पास अगर आप जरा कवर करें तो 24 इंच जो है ये वाला साइड होगा ना, 15 प्लस 9 इंच, तो 24 इंच जो है ये बीम का ये वाला साइड होगा. इज इट क्लियर? अच्छा, Yes, अगर sir. इस बीम को मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इस बीम को ड्रा कर दूं तो हमारे पास जो 24 इंच होगा, दिस इज द टोटल 24 इंच. ठीक है, अब इस टोटल 24 इंच में जो है ये नीचे 9 इंच जो है ये फुटिंग वाला पोर्शन है. अब इसमें जो ये स्टेरिप्स लगे हुए हैं इसके लिए हमने क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट करना है. तो बीम के केस में जो क्लियर कवर होता है वो होता है 1.5 इंच, यानी ये क्लियर कवर जो है ये होगा 1.5 इंच. तो 1.5 इंच यहाँ पे भी होगा, इस साइड पे भी होगा और इस साइड में भी होगा. अब ये बीम है लेकिन यहाँ पे ये किसके साथ अटैच्ड है, फुटिंग में. तो फुटिंग में बेस के ऊपर आपके पास जो मिनिमम कवर दिया जाता है वो दिया जाता है 3 इंच. इसका मतलब ये है कि इस बीम के जो बार्स है वो हम नीचे नहीं लेके आ सकते क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि फुटिंग में आपने मिनिमम 3 इंच की क्लियर कवर देनी है. ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इस साइड पे हमने 3 इंच सब्ट्रैक्ट कर लिया क्लियर कवर के लिए और इस साइड पे 1.5 इंच सब्ट्रैक्ट कर लिया क्लियर कवर के लिए. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छा, अगर आप में से Yes, sir. अच्छा, एनीवन हु कैन आंसर के फुटिंग में ये 3 इंच है और बीम कॉलम में 1.5 इंच है कंक्रीट का कवर, क्यों है ये? एनीवन? तो दोबारा क्वेश्चन पूछ बताएं. फुटिंग में जो है क्लियर कवर की वैल्यू है जो है वो हमारे पास फुटिंग में यहाँ पे 3 इंच की क्लियर कवर हम दे रहे हैं, हालांकि बीम्स में कॉलम्स में हम ये क्लियर कवर 1.5 इंच दे रहे हैं. क्यों? सर पुटिंग में सर वो नमी ज्यादा होती है ना सर, उसकी वजह से. हाँ, 50% आपका आंसर ठीक है. फुटिंग जो है ये आपके पास होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द सर लोड की वजह से भी दे रहे हैं लोड. नहीं, आपके पास यहाँ पे फुटिंग में जो है ये आपके पास फुटिंग जो है दिस इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द साइल. अभी आपके पास डायरेक्टली कांटेक्ट है साइल में आपके पास मॉइस्चर भी है. अब अगर कंक्रीट में यहाँ पे क्लियर कवर हम 1.5 इंच दे रहे हैं और उसमें थोड़ा सा छोटा सा क्रैक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मॉइस्चर जो है अंदर जाके कंक्रीट को और साथ में स्टील को कोरोड कर सकता है, खराब कर सकता है. तो इसलिए कंक्रीट के बेस के ऊपर आपके पास ये तो पॉसिबिलिटी है कि छोटे छोटे से क्रैक्स आ जाए. तो यहाँ पे इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्लियर कवर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और 3 इंच का क्लियर कवर दिया जाता है ताकि अगर छोटे से क्रैक्स आ भी जाए तब भी हमारा रिइंफोर्समेंट स्टील जो है वो कोरोड ना हो. ठीक है? यस सर. सर लेकिन ये कुछ जी, बीम्स जी. तो साइड के साथ टच होता है ना साइड्स पे. हाँ, तो यहाँ पे भी बीम जो है ये हमारे पास फाउंडेशन के साथ टच है ना, यहाँ पे देखें ये बीम जो है ये फाउंडेशन के साथ टच है, इसलिए यहाँ पे हमने 3 इंच का क्लियर कवर जो है दिया हुआ है.
यस सर, लेकिन अगर वो बीम थोड़ा सा ऊपर भी ले जाए तो वहाँ पे भी तो साइल होता है ना कुछ हद तक, ये जो 9 इंच में है बीम। हाँ, तो वहां पे कुछ हद तक होता है साइल, और फुटिंग के केस में आपके पास मुकम्मल तौर पर साइल होती है, जिसमें आपके पास मॉइस्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो जिन बीम्स की आप बात कर रहे हैं कि उनमें आपके पास उसके साथ साइल इन टच हो सकती है, तो जहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, तो हमने अपने एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि अब अगर इस केस में 1.5 के बजाय हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम 2.5 इंच का क्लियर कवर दे दें, ठीक है, तो 2.5 इंच का दे दें, लेकिन उसमें आपके पास इतनी जरूरत नहीं पड़ती। 1.5 इंच क्लियर इन डेट केसेस मोर देन इनफ, ठीक है ना, क्योंकि आप जो बीम है ना, उसकी सिर्फ एक साइड जो है सिर्फ साइड को एक्सपोज होगी, अगर सारे साइड्स भी एक्सपोज होंगे तो इतने एक्सपोज नहीं होंगे जितने फुटिंग होते हैं, ठीक है। सर लेकिन अक्सर वो नीचे तो हम वो कंक्रीट और फुटिंग देते हैं ना, उसके बाद ही बीम रखते हैं, बीम और कॉलम्स। नीचे हम कंक्रीट की फुटिंग देते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल। या सर, तो वो सब फिर तो वो साइल के साथ डायरेक्ट मतलब टच तो नहीं होता, फिर क्यों 3 इंच देते हैं? कंक्रीट का कवर या सर नीचे हम कंक्रीट का कवर दे दे के वो इन 6 इंटी टर्मिनेट भी यूज करते हैं ना। नहीं, अगर आपके पास नीचे कंक्रीट की एक बड़ा ब्लॉक है जिस तरह राफ फुटेंगे, और इसके ऊपर भी आप बीम बना रहे हैं, तो इसका आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बीम में हम ये क्लियर कवर फिर क्यों दे रहे हैं? So, या सर, फिर तो हम ना दे या 1.5 देंगे ना, तो मतलब 1.5 देंगे? नहीं, वहां पे 1.5 देंगे, वहां पे 1.5 से ज्यादा नहीं देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वहाँ पे 1.5 से ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है, तो क्यों दे? बल्कि यूजुअली बीम से केस में तकरीबन 1.5 इंच ही कवर दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, तो नंबर ऑफ बार्स को हम फाइंड करने के बाद हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ वन बार। वन कौन सी बार? स्टिरअप बार। ये जो 5.25 की वैल्यू हमारे पास आई है, इस 5.25 वैल्यू का मतलब क्या है? इस 5.25 वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास ओपन इस तरह का एक बार हो जिसकी लेंथ 5.25 फुट हो, तो 5.25 फुट लेंथ की बार हो, अगर इसको हम बेंड करें तो हमारे पास ये स्टिरअप बन जाएगी। इस बेंड करने के बाद हमारे पास ये वाला स्टिरअप जो है ये बन जाएगा। तो इस स्टिरअप को बनाने के लिए हमें 5.25 फुट का एक स्ट्रेट स्टील बार चाहिए। इज इट क्लियर? नो सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास जो स्टिरअप्स है ना इर्द गिर्द, ये स्टिरअप की एक बार की लेंथ को हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बार की स्टिरअप की लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह हमने 15 इंच प्लस 15 इंच प्लस 24 इंच प्लस 24 इंच, इन सब से जो है ये हमने ये क्लियर कवर पर माइनस किए, ये वाले क्लियर कवर्स वगैरह हमने सब्ट्रैक्ट किए। तो इन सब वैल्यूज को ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ पे, ये किस चीज़ की वैल्यू आ रही है हमारे पास? ये हमारे पास आ रही है लेंथ ऑफ द स्टिरअप। इस स्टिरअप का लेंथ हमारे पास आ रहा है। स्टिरअप का लेंथ का मतलब है कि हमारे पास जो बार होगा, अगर इसको हम स्ट्रेट इस तरह बनाएं, तो इस बार की जो लेंथ होगी हमारे पास होगी 5.25 फीट। ये सर एक स्टिरअप की लेंथ होगी ना? जी जी। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास जो बार है स्टिरअप क्या वो है हमारे पास 3/8 बार, यानी नंबर 3 बार। नंबर 3 बार मींस डाया विल बी 0.375 इंच। तो और इसका जो एरिया है ये फीट में कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.0008। टोटल स्टील वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द बार इन स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बीम्स। दिस विल बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टोटल स्टील वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर बीम whose length is 80.25 फीट। बिल्कुल इसी तरह जो 31 फीट का जो पोर्शन है, 31 फीट वाला कौन सा पोर्शन है? 31 फीट वाला जो है ये वाला पोर्शन है, ये वाला बीम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जिस बीम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, ये बीम। तो इस तरह की हमारे पास ये चार, इस बीम की जो लेंथ है वो हमारे पास 31 फीट आ रही थी। तो फिर इसमें भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे। हम नंबर ऑफ स्टेप्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 31 डिवाइड बाय द स्पेसिंग। स्पेसिंग इज 9 इंच सेंटर टू सेंटर, 9 इंच 0.75 फीट। तो 31 डिवाइड बाय 0.75 प्लस 1 इज दिस फार्मूला। इसके बाद इसके ऊपर ये राउंड कमांड भी यूज किया गया है। राउंड कमांड को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा? राउंड कमांड को रिमूव करने के बाद मेरे पास ये होगा कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 42.3333। तो नंबर ऑफ स्टेप्स से तादाद है, तो तादाद तो यहाँ हमारे पास 42 होना चाहिए या 43 होना चाहिए।
राउंड कमांड को यूज करके मैंने 43 कर दिया है कि बस हमारे पास नंबर आप जो स्टेप बार्स है वो हमारे पास 43 होने चाहिए। ठीक है, यस सर। तो लेंथ को हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ वन स्टेप बार होगा हमारे पास है 5.25। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। इन सब वैल्यूज को अगर हम ऐड कर ले यहाँ पे इन सेल्स को देके, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 11.6। हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 11.6 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टील वर्क फॉर पुटिंग बीम्स। यहाँ पे देखिए क्यूबिक फीट पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, cubic feet of steel required for footing beam for both longitudinal as well as transverse reinforcement। तो दोनों reinforcement के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 11.6 क्यूबिक फीट। तो वॉल्यूम हमारे पास है गेम इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। फार्मूला से हम इसकी वेट फाइंड कर सकते हैं। एक दफा हमारे पास वेट आ गया तो वेट फाइंड करने का क्या फायदा है? वेट फाइंड करने का फायदा यह कि स्टील जो है मार्केट में हमें वेट के हिसाब से मिलेगा, केजी के हिसाब से मिलेगा, या क्विंटल के हिसाब से मिलेगा, या टन के हिसाब से मिलेगा। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे उस यूनिट में। अगर केजी के हिसाब से फर्ज करें, मार्केट में मेरे ख्याल में, मुझे कंफर्म या पता नहीं है, लेकिन मार्केट में मेरे ख्याल में आजकल जो स्टील की रेट होगी केजी के हिसाब से लगभग 90 रुपीज़ पर केजी होगी। तो 90 रुपीज़ पर केजी अगर आपके पास स्टील है, आपके पास 1012 केजी की स्टील चाहिए, मल्टीप्लाई करें आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, इसके बाद कैलकुलेशन स्टील की क्वांटिटी एस्टीमेट डिस्कस कर लेते हैं कॉलम्स के केस में। तो कॉलम्स के केस में हमारे पास जो है, कॉलम के केस में भी हमारे पास दो किस्म के बार्स होंगे, एक होंगे लॉन्गिट्यूडनल बार्स और एक होंगे ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट को कॉलम के केस में टाई बार्स कहा जाता है। वही रेंज है लेकिन कॉलम के केस में इसको नाम अलग दिया गया है, इसको टाई बार्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी दो किस्म के बार्स होंगे। हमारे पास कितने किस्म के कॉलम्स है? दो किस्म के कॉलम्स है। दो किस्म के कॉलम जो है, अगर कॉलम की लेआउट में हम आ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आर C1 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 और ये जो सिर्फ ये चार कॉलम है, दीज आर C2 कॉलम्स। हमारे पास चार किस्म के कॉलम्स गिवन है। और C1 कॉलम्स के अगर डिटेल्स को आप देखें तो C1 कॉलम में जो है हमारे पास, C1 कॉलम में हमारे पास जो है कितने बार्स है? इन बार्स को देखें आप, 12 बार्स है, 12 बार्स है। कौन से बार्स है? 3/4 इंच के। 3/4 इंच का मतलब ये है कि बार नंबर 6। तो बार नंबर 6 जो है ये हमारे पास, उसकी तादाद कितनी है? 12। ठीक है, इसी तरह अगर C2 कॉलम्स के ऊपर हम आ जाए तो C2 कॉलम में हमारे पास कितने बार्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिखे गए हैं कि 8 बार्स है, लेकिन यहाँ पे ये बात आप देखें कि द डायमीटर इज 1 इंच। 1 इंच डायमीटर का मतलब ये है कि ये बार कौन सा नंबर बार होगा? 1 इंच डायमीटर मीन्स द बार नंबर विल बी 8। ठीक है ना, तो हमारे पास नंबर 8 बार जो है ये 8 लगे हुए हैं। तो तादाद की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। और ये जो इसके इर्द गिर्द जो ये टाइल्स लगाए गए हैं उसकी स्पेसिंग भी यहाँ पे हमारे पास गिवन है, 3/8 इंच है। स्पेसिंग जो है ये 3 इंच सेंटर टू सेंटर है। और इस केस में भी हमारे पास 3/8 इंच है और स्पेसिंग जो है ये है 3 इंच सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज हम पिक करेंगे। अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है ये 24 और 4, ये वैल्यू कहाँ से आई है? 24 और 4 जो है ये हमारे पास यहाँ से आई है। ये देखें 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास C2 के कॉलम्स हो गए और बाकी के कॉलम्स गिन ले तो हमारे पास C1 कॉलम जो है ये 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिए C1 24 और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिए C2 4। हमारे पास उसमें बार्स कितने हैं? तो C1 कॉलम में हमारे पास 12 बार्स थे। देखिए यहाँ पे बार्स इन C1 कॉलम्स आर 12। ये देखिए 12। और इसी तरह हमारे पास जो C2 कॉलम है उसमें हमारे पास जो बार्स है दीज आर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी कि एक में 12 बार है और एक में 8 बार है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि डायमीटर जो है C1 कॉलम में जो बार यूज किया गया है डेट इज बार नंबर 6, यानी उसकी जो डायमीटर है वो है 6/6 इंच। 6/8 इंच। तो 6/8 इंच मतलब 0.75। और जो C2 कॉलम है उसमें 8 बार यूज किए गए हैं, लेकिन उस 8 बार एक बार का जो डायमीटर है डेट इज 1 इंच। ठीक है ना, तो 1 इंच जो है ये इसकी डायमीटर यहाँ पे ये नोट कर ले। ठीक है ना, ताकि यहाँ पे बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि दोनों की डायमीटर को सेम कंसीडर कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्लियर कट जो है ये ड्राइंग में मेंशन है कि द डायमीटर इज 1 इंच। अच्छा, अब एक बार की जो लेंथ है, एक बार की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी? ये 18.75 फीट की लेंथ जो है ये हमने किस तरह से कैलकुलेट की हुई है? अब लेंथ ऑफ बार जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम,
कॉलम का बार जो है ये प्लिंथ लेवल से नीचे भी जा रहा है और फिर ग्राउंड लेवल से नीचे लेके फाउंडेशन तक ये यहाँ तक लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो है, अगर इसका मैं थोड़ा सा साइड व्यू यानी एलिवेशन व्यू बना हुआ आप लोगों के लिए, तो ये हमारे पास फर्ज करे एक स्लैब है, ये हमारे पास स्लैब है और इसके एंड पे जो है ये मेरे पास कॉलम लगा हुआ है, ये हमारे पास एक कॉलम, इसके ऊपर ये स्लैब पड़ा, ठीक है। अब इस कॉलम के नीचे यहाँ पे ये इस पोर्शन पे जब हम आ गए हमारे पास है प्लिंथ लेवल, फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्लिंथ लेवल जो है ये है 2 फीट का, फिर इसके बाद यहाँ पे है ग्राउंड लेवल और ये बार कॉलम जो है ये इस तरह नीचे लेके जा रहा है और दिस इज 4 फीट, ठीक है ना। टोटल जो है ये हमारे पास है 4 फीट, ठीक है, और ये है 2 फीट। तो टोटल लेंथ से अगर हम ये क्लियर कवर्स और ये सारी चीजें माइनस करें तो हमारे पास एक बार की लेंथ आ जाएगी। तो एक बार की लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 18.75 की वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल लेंथ इज स्लैब जो है ये हमारे पास है स्लैब जो है ये हमारे पास 5 इंच की स्लैब है, ठीक है ना। 5 इंच की स्लैब जो है ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पे देखें स्लैब जो है ये हमारे पास है 5 इंच की। तो 5 इंच की स्लैब है तो हमने क्या करना है, 5 इंच जो है अगर फीट में हम कन्वर्ट कर दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 फीट बन जाती है। तो प्लस स्टोरी की जो हाइट है, फर्ज करें हमारे पास स्टोरी की जो हाइट है वो है 11 फीट, प्लस 2 फीट जो है ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होगी, जो प्लिंथ लेवल से नीचे कॉलम जा रहा है, प्लस 4 फीट जो है ये हमारे पास बेस तक जो कॉलम जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास टोटल है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, जो ब्रैकेट में मैं इनक्लोज कर रहा हूँ, दिस इज द टोटल लेंथ। ये हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ है, यहाँ से लेके इस बेस तक। अब इसमें से इस साइड का जो क्लियर कवर है वो भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ का क्लियर कवर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साथ जो है हुक्स है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के बाद हमारे पास जो लेंथ बनेगी वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है 18.75 फीट। कैलकुलेट कर लेंगे या नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये वैल्यू या नहीं? यस सर। जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट की किसी बार की लेंथ को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उस क्लियर कवर को एंड पे सब्ट्रैक्ट करें, उसके साथ उस हुक के जो हुक्स है उस हुक्स के लेंथ वगैरह को ऐड कर ले। यहाँ पे हमारे पास ये देखें इस तरह सेक्शन में, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कॉलम आ रहा है, इसमें यहाँ से ये, तो इसके साथ ये हुक का लेंथ भी ऐड कर ले, क्लियर कवर वगैरह माइनस कर ले, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे, यानी ये बेस तक हमारे पास इस बेस तक आ रहे हैं, तो इस बेस की वैल्यू से पहले 3 इंच की जो है ये पीसीसी वाली वैल्यू भी माइनस करेंगे और फिर 3 इंच जो है ये क्लियर कवर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसके साथ ये हुक वगैरह ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 18.75 फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक बार की लेंथ, कॉलम में एक बार की लेंथ जो है ये हमारे पास है 18.75 फीट, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी मौजूद है, नंबर ऑफ बार्स भी मौजूद है, एक बार की लेंथ भी हमारे पास आ गई, बार की डायमीटर हमारे पास गिवन है, बार की डायमीटर को फीट में आप कन्वर्ट करके उसकी एरिया फाइंड कर ले तो डेट विल बी 0.003। इसके ऊपर ये राउंड कमांड जो है ये इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी प्रॉपर वैल्यू आए। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है डेट इज 0.003066। तो ये है एरिया ऑफ बार, एक बार की इतनी एरिया है फुट में, तो इसको मल्टीप्लाई करें हम टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह C2 कॉलम्स के लिए भी स्टील की जो क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे या एक एक स्टेप इसकी भी एक्सप्लेन कर दूं किस तरह हमने कैलकुलेट किया। जी जी सर जी, हम तो डाया बार और बार ले तो हम एडवोकेट से डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते हैं सर जी। डाया आप बार ले तो हम एडवोकेट से डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, उसकी वजह है ना, डायरेक्टली आप यहाँ पे इसलिए पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लेआउट आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे ये देखें ये कंटिन्यूएशन लाइन दी गई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉलम है, आपको ये डायमेंशन गिवन नहीं है यहाँ पे। अब अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप गलत लेंथ को पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑटोकैड में फर्ज करें मुझे इस बीम का जो लेंथ चाहिए B7 बीम का, तो B7 बीम जो है इस एंड से यहाँ तक होगा। अगर इस वैल्यू को मैं सेलेक्ट करूँ, इसको ये तो यहाँ पे सारा बीम सेलेक्ट हो रहा है, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुहैया करूँ
तो हमारे पास डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे ये मेंशन भी है कि 10 फीट 3 इंच जो है ये सेंटर टू सेंटर है, तो इसके साथ ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन डायरेक्टली ऐड करके आप ऑटोकैड से डायरेक्टली लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम। अब इसमें जो बार लगा हुआ है उसकी लेंथ आप ऑटोकैड से डायरेक्टली इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इनमें आपके पास ये हुक्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो अगर आपके पास हुक्स वगैरह भी लगे हुए हैं तो उस हुक्स के लेंथ को भी आपने ऐड करना है। अब इस एक हुक की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, तो आपके पास डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बल्कि आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपके पास इस तरह का हुक होगा तो उसकी लेंथ इतनी होगी, ये b/2 + c होगा। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर बार डाया 1/2 इंच है तो c की वैल्यू इतनी होगी, अगर बार डाया 5/8 इंच है तो c की वैल्यू इतनी होगी। तो फिर यहाँ से आपने ये वैल्यूज पिक करने हैं। तो डायरेक्टली जो है आप ऑटोकैड से बार के लेंथ को पिक नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बीम्स। कौन से बीम? एक जो कैलकुलेशन की हमने बात की वो थी फुटिंग बीम्स की। यहाँ पे अब जो हम बात कर रहे हैं डेट आर द बीम्स बिलो स्लैब। कौन सी बीम्स? जिसके ऊपर फिर स्लैब जो है ये हमारे पास हो गया बीम का लेआउट। तो बीम का लेआउट जो है इसके ऊपर फिर स्लैब होगा। दिस इज द लेआउट ऑफ द बीम। हमारे पास इसको नाम दिए गए हैं B5 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 B7 B7। तो B5 जो बीम दिए गए हैं इसका मतलब है कि B5 के जो डिटेल जो यहाँ पे डिफरेंट हो गए, B7 के जो डिटेल्स है वो डिफरेंट हो गए। किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, यहाँ पे आकर आप देख लें तो B7 बीम जो है दिस इज द टिपिकल लॉन्ग सेक्शन बीम B7 की लॉन्ग सेक्शन है जिसमें ये बार जा रही है। इसके ऊपर अगर यहाँ पे आप कट लगाए एक क्रॉस सेक्शन व्यू बनाने के लिए, तो क्रॉस सेक्शन व्यू अगर यहाँ पे हम कट लगाए क्रॉस सेक्शन व्यू को देखें तो हमारे पास ये इस तरह से नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी जो वेड्थ है वो है 12 इंच की बराबर। इसकी जो डेप्थ है, क्लियर डेप्थ इज 13 इंच एक्सक्लूडिंग द डेप्थ ऑफ द स्लैब। दिस 5 इंच डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ द स्लैब। यहाँ पे इसमें ये इन्फोर्समेंट की डिटेल्स मेंशन है कि 3 बार जो है 3/4 इंच डायमीटर के नीचे लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह 3 बार जो है 3/4 इंच डायमीटर के ऊपर लगे हुए। जो हमारे पास स्ट्रिप्स है वो हमारे पास है 3/8 इंच डायमीटर के 4 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास बीम B7 के डिटेल्स है। इसी तरह अगर हम इस बीम के ऊपर आ जाए टिपिकल लॉन्ग सेक्शन बीम B5 के डिटेल्स में हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 2 क्रॉस सेक्शन रखे हुए, एक है 5AA और एक है 5BB। अगर आप बाई इंस्पेक्शन भी यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला ये बार है यहाँ पे ये ज्यादा है, यहाँ पे ये बार नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाले पोर्शन में जो है हमारे पास इस ये रिइंफोर्समेंट डिटेल्स होंगी 5BB के डिटेल्स। तो 5BB के डिटेल्स जो है ये हमारे पास ये गिवन है। तो 5BB में हमारे पास कितने बार्स होंगे? 4 बार जो है ये नीचे होंगे, 2 बार जो है ये ऊपर होंगे। लेकिन जो सेक्शन 5AA की डिटेल जो एंड्स पे, ये जो एंड सपोर्ट है, एंड सपोर्ट यहाँ पे इसके नीचे भी ये बार्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पे इस बार्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे 4 बार जो है ये इस सेक्शन से ज्यादा है। यहाँ पे टोटल 6 बार्स थी, 4 और 2 6। यहाँ पे 4 नीचे है लेकिन यहाँ पे ऊपर 6 बार है, 4 बार उससे ज्यादा है। तो बीम 5 में फिर हमारे पास 2 किस्म के क्रॉस सेक्शंस बन गए हैं। ठीक है, तो अब इस बीम्स की स्टील की क्वांटिटी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इस बीम्स के स्टील के क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 80.25 फीट की जो लेंथ थी, जो ऑलरेडी हमने फुटिंग बीम में के डिस्कस किया कि हमारे पास जो है, अगर मैं इस बीम के लेआउट के ऊपर आ जाऊं, इस बीम के लेआउट के ऊपर, तो हमारे पास इस एंड से लेके इस एंड तक ये सारा B7 बीम है। अगर इसको आप देखें B7 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 B7, तो ये सारा B7 बीम है। इसका मतलब कि मैं इसको एक बीम कंसिडर कर सकता हूँ और एक एंड से लेके इस कॉलम के इस फेस, एक्सटीरियर फेस से लेके दूसरे कॉलम के एक्सटीरियर फेस तक ये जो डायमेंशन है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। फुटिंग बीम में हमारे पास वैल्यू आ रही थी 8.25 फीट। और इस तरह के कितने बीम्स है? 3, 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास तादाद जो है ये हो गया है 3 बीम्स हो गए जिसके लिए 80.25 फीट है। और इसमें बार्स कितने हैं? 6 बार्स की वैल्यू कहाँ से आई है? 6 बार्स की वैल्यू जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बीम B7 है तो बीम B7 की ये सेक्शन डिटेल्स है। तो ये हमारे पास हो गए 6 बार्स 3/4 इंच डायमीटर वाले। तो ये हमारे पास हो गए 6 बार्स हो गए 3/4 इंच डायमीटर है। 3/4 इंच मीन 0.75 इंच। और एक बार की जो लेंथ है ये हमने किस तरह से कैलकुलेट की हुई है? टोटल लेंथ, बिल्कुल उसी तरह की टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स एंड कवर प्लस 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ हुक की लेंथ जो है ये 0.9375 जो है, टू बी मोर एक्यूरेट जो है ये हमारे पास है 0.9375।
अगर इसकी फिर भी समझ नहीं आए तो यहाँ पे इसके साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स में ये फार्मूलाज वगैरह लिखे गए हैं कि आपके पास जो लेंथ होगा आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ जो है या आप लेंथ जो है आप हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स इनका और प्लस 2 टाइम्स द हुक्स प्लस लैप लेंथ। ठीक है, तो इस फार्मूला के जरिए आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आपके पास जो लेंथ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने इसके साथ जो लैप लेंथ है ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम लेंथ ऑफ वन बार को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए भी थे फुटिंग बीम में, वही सेम वैल्यूज यहाँ पे भी हमारे पास आ रही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा है बीम B7 जिसकी लेंथ 31 फीट है। तो ये कौन सा वाला बीम है? अगर इस ड्राइंग में बीम लेआउट में फिर से हम आ जाए तो इस साइड पे जो है ये हमारे पास कौन से बीम्स जा रही है? B7 B7 B7। इसी तरह यहाँ पे भी B7 B7 B7, इसी तरह यहाँ पे भी B7 B7 B7। तो तादाद कितनी होगी? 1 2 3। और इसी तरह यहाँ पे भी B7 B7। तो ये जो है यहाँ पे B5 है, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे इसको B7 कंसिडर किया हुआ है और मैंने गलती से ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 4। तो मैंने गलती से इस B5 बीम को B7 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे उन्होंने मिस्टेकनली ये B5 लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल जो लिखा है वही होगा। तो यहाँ पे ये मैंने B7 कंसिडर किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे जो 31 फीट की लेंथ है उसकी तादाद कितनी होगी? 4। क्योंकि मैंने इसको B7 कंसिडर किया हुआ है तो 1 2 3 4, ये तादाद कितनी होगी? 4। इसमें बार कितने हैं? B7 बी में, तो B7 बी में हमारे पास 6 बार्स थे। एक बार की लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ 31 माइनस 2 टाइम्स इनका और प्लस 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ हुक विल बी द लेंथ ऑफ वन बार। बार की डाया जो है ये हमारे पास है 0.75 इंच, गिवन है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन डिटेल्स में ये 3/4 इंच है यानी 0.75। और इसकी जो एरिया है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर फार्मूला से। हमारे पास जो एरिया आएगा डेट विल बी 0.00366 स्क्वायर फुट जो है ये एक बार का एरिया है। दिस इज इन स्क्वायर फुट। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बार, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द बार, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द बार्स, मल्टीप्लाई बाय द number of the beams will be the required amount of steel quantity for B7 beam whose length is 31 feet। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो 22 फीट के जो बीम है ये कौन सा वाला बीम है? ये 20। यहाँ पे सब B7 बीम्स को हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पे B5 बीम को देखे 1 2 3 4। यहाँ पे टोटल B5 बीम जो है ये हमारे पास असल में 5 चाहिए, लेकिन चूंकि गलती से ये B5 बीम जो है ये मैंने B7 कंसिडर किया हुआ था, तो इसलिए बाकी के जो B5 बीम्स मेरे पास बच जाते हैं वो है 1 2 3 4। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 4 बीम्स। ठीक है, B5 के। B5 बीम के जो है इसमें आपके पास 2 सेक्शंस ये बनते हैं, जिस तरह हमने पहले बताया कि यहाँ पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शंस है वो हमारे पास है 2। एक है सेक्शन 5AA और एक है हमारे पास है सेक्शन 5BB। तो सेक्शन 5A और 5BB में डिफरेंस है। तो सेक्शन 5BB की जो रीइंफोर्समेंट है दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में आप लोग जानते हैं? नो सर। अच्छा, असल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये रीइंफोर्समेंट की डिज़ाइन के कोर्स के हैं, लेकिन बहरहाल अब आप लोगों के समझाने के लिए, आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, तब आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। बहरहाल ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें जो है ये RCD के कोर्स में धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। RCD 1 RCD 2 के कोर्स एंड होने के बाद, दोनों कोर्सेज ख़त्म होने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज ड्राइंग्स इजीली। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये कौन सी किस्म की बीम है, इस बीम का नाम क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ बीम? कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम। इस कंटिन्यूअस बीम में अगर हमारे पास इस तरह के लोड्स अप्लाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो चाहे कंसंट्रेटेड लोड हो, तो ये बीम जब बेंड होगा तो ये बीम इस तरह के शक्ल में बेंड होगा। यहाँ पे इस तरह बेंड होगा, लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट की वजह से ऊपर की तरफ बेंड होगा, फिर यहाँ पे नीचे बेंड होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट की वजह से ऐसा। तो इसकी जो बेंडिंग शेप है वो इस तरह बनेगी। बेंड होने के बाद, लोड्स की अप्लाई होने के बाद जो इसकी बेंड शेप है वो इस तरह बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इस तरह की बेंड हो तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का यह मतलब है कि आपके पास कनकेविटी जो है ये अपवर्ड है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इसकी उलट है,
तो यहाँ पे आपके पास इसको कहा जाता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट दी जाती है उसको कहा जाता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे आप ये बात देखें, ये बात याद रखिए कि आपके पास कंक्रीट जो है ये टेंशन में वीक है, तो बीम जब इस डायरेक्शन में बेंड होगा तो ऊपर के फाइबर में क्या प्रोड्यूस होगा, कंप्रेशन या टेंशन? कंप्रेशन ऊपर के फाइबर्स में होगा और नीचे के फाइबर्स में टेंशन होगा। ये बीम इस तरह से बेंड हो रहा है ना, तो ऊपर के जो फाइबर्स है ये शार्टन हो रहे हैं, इस तरह के फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, तो दीज आर कंप्रेसिव फोर्सेस, और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं दीज आर टेंसाइल फोर्सेस। तो जहाँ अब कंक्रीट तो टेंशन में वीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह के एक सरिया हमने देना है, एक बार्स हमने देने हैं ताकि उस टेंशन को कंट्रोल कर सके और ये बीम जो है ये अपनी पोजीशन में है। तो यहाँ पे ये जो रिइंफोर्समेंट है दिस इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे इस केस में जो है ये बीम जो है यहाँ पे इस तरह से बेंड हो रहा है, तो इस तरह से बेंड होने का मतलब क्या होगा कि कंप्रेशन जो है ये कौन से यहाँ पे नीचे के फाइबर्स पे अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जो ऊपर के फाइबर्स है वहां पे क्या होगा, ऊपर के फाइबर्स में यहाँ पे टेंशन होगा। तब ऊपर के फाइबर्स में टेंशन है तो यहाँ पे मतलब ये कि ऊपर टेंशन है तो ऊपर हमने रिइंफोर्समेंट के बार्स देने हैं, क्योंकि कंक्रीट जो है ये टेंशन में वीक है, तो यहाँ पे अब हमने बार्स देने हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जो है ये यहाँ पे होगी और जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगी वो यहाँ पे होगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तुम्हारे पास बीम B5 जिसकी रेंज जो है 22 फुट है, उसमें एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है और एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। अगर इसके सेक्शन व्यू में हम फिर से थोड़े से चले जाएं ये, तो यहाँ पे देखिए ये जो बार्स है ना ये यहाँ पे ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के लिए होंगे, और ये जो बार्स इजाफी लगे हुए हैं दीज आर फॉर द नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, क्योंकि बीम को लोड के ऊपर इसके बाद ये इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से। तो इस तरह से बेंड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के लिए ये स्टील हो गया, ये 5BB, और नेगेटिव के लिए ये आपके पास जो सेक्शन है 5AA। तो ये हमारे पास 5BB की सेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसके साथ ये भी लिख देता हूँ कि दिस इज सेक्शन 5B, सेक्शन 5BB, ठीक है। और ये जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है दिस इज सेक्शन 5AA। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसमें नंबर ऑफ बार्स थे वो कितने थे, 6 नंबर ऑफ बार्स है हमारे पास इसमें। सेक्शन 5BB में हमारे पास कितने बार्स है, 6, 4 नीचे 2 ऊपर, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स हो गए 6। एक बार की लेंथ उसी तरह कैलकुलेट कर ले, टोटल लेंथ 22 फीट है। 22 फीट की वैल्यू कहाँ से आई है, 22 फीट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है। इस बीम की जो लेंथ है इस कॉलम के इस फेज से लेके दूसरे कॉलम के इस फेज तक ये कैलकुलेट करें, सेलेक्ट करें इस कॉलम को, प्रॉपर्टीज में जाए, अच्छा तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे जो लेंथ हमारे पास हो रहा है डेट इज 20 फीट 9 इंच। तो 20 फीट 9 इंच जो है ये अगर आप देखें तो दिस इज सेंटर टू सेंटर। बीम का जो लेंथ है हमें चाहिए एक इस फेज से लेके दूसरे फेज तक। तो कॉलम के जो हाफ डायमेंशन है 15 इंच का कॉलम है, तो 7.5 इंच ऑन दिस साइड एंड 7.5 इंच ऑन दिस द अदर साइड, ठीक है ना, इस साइड के ऊपर। तो 15 इंच हमने इसके साथ ऐड करना है। तो इसके साथ जब आप 15 इंच ऐड कर देंगे तो हमारे आपके पास जो वैल्यू बनेगी 20 फीट 9 इंच के साथ 15 इंच ऐड कर दे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22 फीट की, ठीक है। तो इसलिए इसकी लेंथ है 22 फीट। तो 22 फीट से -2 टाइम्स क्लियर कवर इज 1.5 इंच, इन फीट इट विल बी 0.125 प्लस 2 टाइम द लेंथ ऑफ हुक। लेंथ ऑफ हुक जो है ये हमारे पास 90 डिग्री के केस में टू बी मोर एक्यूरेट इट इज 0.9375, ठीक है, इट इज 0.9375। और ये हुक की वैल्यू, ये लेंथ हमारे पास कहाँ चाहिए, ये हुक की लेंथ जो है 90 डिग्री के बेंड के लिए हमारे पास गिवन है। तो इस तरह इसकी एक बार के लिए हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है सेक्शन 5AA के ऊपर, उस हमारे पास इन बीम्स की तादाद कितनी है, 4। अब 4 बीम्स की तादाद है, लेकिन इसमें अब जो नंबर ऑफ बार्स हमने लिखे हैं ये लिखे हैं 8। 8 क्यों लिखे हैं, इस ड्राइंग को जरा देखें, इस ड्राइंग में ये हमारे पास ये बीम B5 है। अगर इस बीम B5 को मैं ड्रा कर लूँ इस कॉलम के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए, दिस इज द बीम B5, दिस इज वन कॉलम एट द वन एंड एंड दिस इज द अदर कॉलम एट द अदर एंड, ठीक है। अब हमारे पास जो रिइंफोर्समेंट है, जो डिटेल्स हमारे पास गिवन है वो इस तरह के गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इजाफी बार्स है ये। अब जो 6 बार्स हमने ये वाले कंसीडर किए थे वो थ्रू आउट जा रहे हैं, थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है।
तुम्हारे Fire पास call show. माइक्रोफोन को ऑफ करे जरा। Mana da nasi milo da lady. Kutu da kutu gon. Spenderna nashi. Yes nashi spenderna. Atifullah, turn off your microphone please। अच्छा तो हमारे पास ये वाले बार्स है जो इस सेक्शन के ऊपर जो हमने कंसीडर किए थे वो थ्रू आउट जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये बार जो है ये थ्रू आउट जा रहे हैं और इसमें के नीचे जो ये वाले इजाफी बार्स जो लगे हुए हैं, ये जो 4 बार्स है, तो 4 बार जो है ये एक एंड पे होंगे और 4 बार जो है ये दूसरे एंड पे होंगे। तो टोटल बार्स कितने हो जाएंगे? टोटल बार्स हमारे पास 8 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पे लिखी है 8। 8 क्यों लिखी हुई है? 8 इसलिए लिखी हुई है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स होंगे इस सेक्शन पे 4 बार जो है ये इस सेक्शन से ज्यादा है। तो इस सेक्शन को जो हमने कंसीडर किया हुआ है उसकी जो लेंथ है वो हमने टोटल लेंथ कंसीडर की हुई है। तो टोटल लेंथ का मतलब ये है कि हमने इस टोटल लेंथ को कंसीडर किया हुआ है। ये तो ये वाले बार ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिए हैं, सिर्फ ये वाला जो बार है ये वाला रहता है। अब जो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला बार जो है अब ये बाकी। तो ये बार जो है हमारे पास कितने हैं? ये यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट में देखिए 4 + 2 बार है। तो यहाँ पे ऊपर कितने बार जा रहे हैं? 5BB के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये जा रही है यहाँ पे 2 बार और इसके साथ फिर यहाँ पे 4 बार जो है ये इजाफी है। तो 4 बार एक साइड पे इजाफी हो गए और 4 बार जो है ये दूसरे एंड पे इजाफी होंगे। एक मिनट, तो 4 बार जो है ये यहाँ पे होंगे और इसी तरह 4 बार जो है ये दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पे होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ बार जो होंगे वो हमारे पास होंगे 8। एक बार कोई लेंथ को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे आप ये देखें कि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। तो एक बार की लेंथ को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ये जो डिटेल है टिपिकल लॉन्ग सेक्शन यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। ये देखें कि इस बार की जो लेंथ है वो हमारे पास बराबर होगी L1 / 4 की। व्हाट इज L1? L1 को आप देखें कि दिस इज द क्लियर स्पेन, सेंटर टू सेंटर या एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर नहीं है, दिस इज द क्लियर स्पेन। क्लियर स्पेन मतलब कि इंटीरियर फेज से लेके दूसरे फेज तक ये लेंथ L1 है। इसको हमने डिवाइड करना है 4 के ऊपर तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगा और इसके साथ ये बार जो है ये कॉलम के अंदर भी थोड़ा सा एम्बेडेड है। तो हम टोटल लेंथ को किस तरह फाइंड करेंगे? लेंथ द विड्थ ऑफ द कॉलम प्लस दिस लेंथ माइनस द क्लियर कवर प्लस द लेंथ ऑफ द हुक, ठीक है। यानी हम इस तरह से फाइंड करेंगे इसके लेंथ को। अब यहाँ पे जो L/4 लिखा गया है, L/4 क्यों लिखा गया है? L जो स्मॉल L है डेट इज द क्लियर स्पेन, डिवाइड बाई 4 हमारे पास वहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास जो लेंथ होगा बार का डेट विल बी द क्लियर स्पेन डिवाइड बाई 4। फिर उसके बाद हमारे पास होगा कॉलम का वेट हम ऐड करेंगे। कॉलम के वेट को ऐड करने के बाद हम उसमें से क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम उसमें से हुक की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो डेट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ वन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बार्स and the total number of negative reinforcement bars are 8, 4 on one side and 4 on the other. Is it clear? सर L/4 की समझे किस तरह? L/4 की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे लिखा गया है L1 / 4। L1 / 4 की इसकी लेंथ होगी फेस ऑफ द कॉलम से यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी डेट विल बी L1 / 4। तो L1 क्या चीज़ है? L1 की मतलब ये है कि आपके पास जो क्लियर स्पेन होगा। क्लियर स्पेन का मतलब ये है कि फेस ऑफ वन कॉलम टू द फेस ऑफ अनदर। यानी हमारे केस में यहाँ पे कौन सा डायमेंशन की बात होगी? कौन सी डायमेंशन की? इस बीम में, अब ये जो बीम है ये सेंटर टू सेंटर यहाँ पे शो हो रहा है। कौन सा डिस्टेंस होगा? कॉलम के इस फेस से लेके कॉलम के इस दूसरे फेस तक जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितनी है? अगर यहाँ पे हम देख लें तो हमारे पास जो दिस इज 20 फीट 9 इंच, ठीक है। लेकिन ये 20 फीट 9 इंच जो है ये सेंटर टू सेंटर है। आप यहाँ पे देखिए दिस इज सेंटर टू सेंटर। हमें कौन सा चाहिए? ये क्लियर स्पेन हमें चाहिए, इनर टू इनर चाहिए। तो इनर टू इनर को फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ द कॉलम ऑन दिस साइड और हाफ ऑफ द कॉलम जो है ऑन दिस साइड ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 20 फीट 9 इंच से अच्छा ये 20 फीट 9 इंच से जो है यहाँ पे इस कॉलम की जो डायमेंशन है दैट इज 18 इंच। एक मिनट, लेट मी, इस बीम की जो क्लियर लेंथ है वो हमें चाहिए। इस बीम को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? दैट इज 20 फीट 9 इंच। अब इस 20 फीट 9 इंच से जो है एक हाफ पोर्शन मैंने इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है
और हाफ पोर्शन जो है मैंने इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो हाफ पोर्शन है वो कितना है 15 इंच, 7.5 इंच एक साइड का होगा और 7.5 इंच जो है ये दूसरा साइड का, यानी टोटल जो है वो 15 इंच होगा। तो हमारे पास होगा 20 फीट 9 इंच है ना, तो 9 इंच बराबर होगा 7.5 फीट का, माइनस 15 इंच हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 इंच को अगर हम फीट में कन्वर्ट कर ले तो डेट इज विल बी 1.25 फीट। 1.24 तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 19.5 फीट। तो क्लियर स्पैन की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी 19.5। तो क्लियर स्पैन की वैल्यू हमारे पास 19.5 आ रही है, और हमारे पास जो एक बार का लेंथ होगा वो हमें बताया गया है ड्राइंग में कि डेट विल बी द क्लियर स्पैन डिवाइड बाई 4। तो क्लियर स्पैन जो है ये हमारे पास 19.5 है, अगर उसको मैं 4 के ऊपर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है डेट इज 4.875। ठीक है, तो 4.875 जो है ये मेरे पास एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बार्स की जो क्लियर स्पैन की जो लेंथ है वो आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये 4.875 मैंने लिखा हुआ है। अगर इस 4.875 को मैं रिप्लेस कर दूं ब्रैकेट के जरिए के 19.5 डिवाइड बाई 4, यानी इस तरह का फार्मूला मैं लिख दूं जहाँ पे जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि L डिवाइड बाई 4, ये नजर आ रहा है जहाँ पे ये कर्सर में घुमा रहा हूँ। तो L डिवाइड बाई 4 फार्मूला में ये हो गया, प्लस 1.25 क्या चीज है, दिस इज द विड्थ ऑफ द कॉलम। कॉलम की विड्थ को हम कैलकुलेट करें क्योंकि इस क्लियर स्पैन के बाद इस क्लियर स्पैन के बाद जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया L1 डिवाइड बाई 4। अब इसके बाद कॉलम की जो ये टोटल विड्थ है अगर ये मैं साथ में ऐड कर दूं तो कॉलम की जो टोटल विड्थ है डेट विल बी 1.25 फीट। 15 इंच है तो 1.25 फीट 15 इंच की है क्योंकि हम जो है इस बीम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये B5 and this B5 beam is in on column C1 and C1 on one side and C1 on other side। तो हमारे पास जो C1 के डायमेंशन है दैट इज 15 बाई 15 इंच। ठीक है ना, इस साइड पे जो टोटल विड्थ होगा कॉलम का अगर वो मैं ऐड कर दूं 15 इंच विच इज 1.25 फीट, फिर इसमें से मैंने क्लियर कवर को सब्ट्रैक्ट करना है। 1.5 इंच का क्लियर कवर है, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी है फीट में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसके इन में इसके साथ क्या है हमने ऐड किया हुआ है हुक की लेंथ, तो इसके साथ हुक का लेंथ भी ऐड कर ले। तो इस फार्मूला के जरिए आप एक बार के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। फिर इस तरह हम स्टील के वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास जो स्टील का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। द वॉल्यूम ऑफ द स्टील विल बी द एरिया ऑफ द बार मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ द बार मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ द बार्स मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ बीम, दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील। ये जो हाईलाइटेड सेल है this will be the total volume of steel in cubic feet for negative reinforcement। और टोटल जो वॉल्यूम हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इन सब वैल्यूज को ऐड कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 9.52 की। ये 9.52 किस चीज की वैल्यू है, टोटल स्टील वॉल्यूम इन बीम्स। बीम्स में हमारे पास जो टोटल स्टील वॉल्यूम है वो हमारे पास कितनी है, दैट इज 9.52। अब इस तरह जिस तरह हमने बीम में ये टोटल फाइंड किया इस तरह कॉलम में भी हमने फाइंड किया हुआ था, फुटिंग बीम में भी फाइंड किया हुआ था, और जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने जो फुटिंग था कंटिन्यूअस फुटिंग उसमें कैलकुलेट की थी, और इसके बाद जो ऊपर स्लैब होगा उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर एट द एंड इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो देन दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ स्टील क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट रिक्वायर्ड फॉर दिस होल बिल्डिंग। ठीक है ना, स्लैब फुटिंग इंक्लूडिंग बीम स्लैब्स कॉलम ईच एंड एवरीथिंग। इज इट क्लियर? सर ये जो L/4 है सर ये फार्मूला क्या वो नंबर ऑफ बार्स पे डिवाइड किया ये 4 जो है नहीं फार्मूला है, फार्मूला दिस इज फार्मूला नॉट द नंबर ऑफ बार्स। ये फार्मूला जो है आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास अगर इन सपोर्ट हो इन सपोर्ट तो इन सपोर्ट के ऊपर आपके पास जो फार्मूला है दैट इज L1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ओके सर। और अगर आपके पास इस तरह दरमियान में कोई सपोर्ट हो दरमियान में, अब ये कंटिन्यूअस सपोर्ट है ना यार, इसके इस एंड पे भी कंटिन्यू है इस एंड पे भी कंटिन्यू है, इसके दरमियान में अगर सपोर्ट हो दरमियान में अगर कोई कॉलम हो तो इस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इस बार की जो लेंथ होगी एक साइड पे कितना होगा L1/3 और दूसरे साइड पे L2/3 होगा। अब ये L1 और L2 का क्या मतलब है, इस क्लियर स्पैन को हमने L1 नाम दिया हुआ है, और अगर ये क्लियर स्पैन जो है ये आपके पास छोटा है इससे डिफरेंट वैल्यू है तो यहाँ पे इस साइड पे L2 डिवाइड बाई 3 होगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की स्पैन है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम है और हमारे पास इस साइड की जो स्पैन है वो हमारे पास वो भी 45 फीट की है फर्ज करें, और इस स्पैन की ये भी 45 फीट की है, तो यहाँ पे L/3 इस साइड पे और इसी तरह L/3 जो है इस साइड पे भी होगा। ठीक है,
तो दरमियान में अगर कोई सपोर्ट हो तो उस पर आपके पास जो लेंथ होगा L/3 ऑन वन साइड एंड L/3 ऑन द अदर साइड। और ये L जो है ये कौन सा L होगा, L1 का मतलब ये है कि आपके पास इस साइड पे जो यानी या लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज लेंथ ऑन द राइट साइड। अगर आपके पास स्पेन सेम है तो बस L/3 के साथ डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास स्पेन डिफरेंट है, स्पेन का मतलब जो लेंथ है, जो स्पेन है, अगर आपके पास डिफरेंट है तो यहाँ पे इस साइड पे L1/3 होगा और यहाँ पे जो स्पेन है वो L2 है तो यहाँ पे L2/3 होगा। ये कौन सा सपोर्ट के ऊपर हम बात करें, मेट सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अगर लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एन सपोर्ट है। अगर इस कॉलम को आप फिर से देखें, इस बीम को अगर आप फिर से देखें इस बीम को, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एन सपोर्ट है, एक एन सपोर्ट यहाँ पे और एक एन सपोर्ट यहाँ पे, दरमियान में कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए हमने ये L1/4 वाला फार्मूला यूज किया, ठीक है। और सर ये तो सारे बीम्स एक जैसे तो इसलिए एक कैलकुलेट किया, अगर डिफरेंट हो गए तो उस सब के लिए डिफरेंट फाइंड करेंगे। जाहिर सी बात है, इस केस में भी हमारे पास डिफरेंट बीम है ना, B7 हाँ, बीम B5 से डिफरेंट है, तो इसलिए B7 के लिए हमने अलहदा कैलकुलेशन किया और B5 के लिए अलहदा। अगर हमारे पास इस तरह के B1 2 3 4 अप टू 10 डिफरेंट बीम्स होते हैं, 10 किस्म के बीम्स होते हैं, तो हर एक बीम के लिए हमारे पास जो स्टील के बार है उसमें तादाद भी डिफरेंट होती और उसमें जो एक एक बार लगा हुआ है उसका लेंथ भी डिफरेंट होता। तो हमने एक एक के लिए सबके लिए कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो काम है वो है हमारे पास स्लेब का। तो स्लेब में हमारे पास जो स्टील है वो कितना है, हमारे पास स्लेब में जो स्टील वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में नहीं, ये आप लोगों को मैं टास्क दूंगा कि कुछ करना नहीं है, बस इसको सिर्फ समझना है और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में समझाना है। मैं आप लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इस लेक्चर में सर। नेक्स्ट क्लास सर। जी जी सर ये दूसरे बीम में तो हमने नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं मालूम किए। कौन से बीम में? B7 अच्छा, में B7 जी, अगर आप B7 बीम को देखें तो B7 बीम में अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द टिपिकल लॉन्ग सेक्शन बीम B7। तो B7 में उन्होंने हमें सिर्फ एक सेक्शन दिया हुआ है जिसकी रिइंफोर्समेंट जो है वो डिटेल ये है, उन्होंने हमें दिया ही नहीं है। तो अगर हमें दिया गिवन ही नहीं है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे हमारे लिए मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये नीचे ये जो बार नजर आ रहा है ये डिफरेंट है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये सेक्शन व्यू भी हमें दिए गए, एक है 5AA और एक है 5BB। तो इसका मतलब ये है कि बीम 5 में हमारे पास दो किस्म के क्रॉस सेक्शन है, एक पोजीशन पे रिइंफोर्समेंट के डिटेल्स डिफरेंट है और दूसरे पोजीशन पे रिइंफोर्समेंट के डिटेल्स डिफरेंट है। तो इसलिए हमने जो है B7 में नेगेटिव कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमारे पास गिवन ही नहीं है, ठीक है। यस सर। ये जो B5 बीम था ना, इस B5 बीम में एक एंड के ऊपर जो रिइंफोर्समेंट की डिटेल्स थी वो इस तरह से थी कि यहाँ पे कुछ इजाफी बार्स भी लगे हुए थे और इसी तरह दूसरे एंड पे भी हमारे पास यहाँ पे कुछ इजाफी बार्स लगे हुए थे। तो एक सेक्शन ये गिवन था और एक सेक्शन ये। तो जो रिइंफोर्समेंट डिटेल्स जो है ये थ्रू आउट द बीम जो थे ये सेम नहीं थे, इसलिए हमने दो दफा कंसिडर किया, एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट वाला। लेकिन जिस तरह B7 बीम की बात आप कर रहे हैं तो B7 बीम में थ्रू आउट जो है एक किस्म की रिइंफोर्समेंट जा रही है थ्रू आउट द लेंथ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बस थ्रू आउट द लेंथ जो है आपके पास इस तरह के रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। स्लैब की जो रिइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन है, ये जिस तरह फुटिंग की कैलकुलेशन हमने पढ़ी हुई थी उसी तरह की गई है। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई इस लेक्चर में, इस स्लैब की रिइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन की, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये कि आप स्लैब के रिइंफोर्समेंट के जो कैलकुलेशंस है, इन कैलकुलेशंस को आपने बगौर पढ़ना है। और ये लेक्चर अभी मैं अपलोड कर दूंगा क्लास के खत्म होने के बाद, इसको आपने बगौर पढ़ना है कि ये वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट की गई है। आई कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन इन द नेक्स्ट क्लास कि ये स्टील की जो क्वांटिटी है हमने किस तरह एस्टिमेट की है, ठीक है। सर आप ये स्लैब में सर पूछेंगे कि नहीं? जी सिर्फ स्लैब में, बस स्लैब में बीम में या जितनी स्लैब की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल बीम में भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसका तो आंसर क्लियर कट आपको देना चाहिए क्योंकि बीम्स तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, बस अटेंडेंस